सारा चैप्टर हमने कर लिया। चैप्टर को रिवाइज करें जल्दी जल्दी करें तो देखिए पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी कि जी ये मैटर की या सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को पढ़ती हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। ब्रांचेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो करता है, यहाँ ब्रांचेस हमारी बुक में लिखी हुई हैं, ठीक हो गया। एस्ट्रोफिजिक्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स के लफ्ज मैंने बोल दी है, और यस जियोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। बस ये जाएगा था, ठीक हो गया। 11 केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमने पढ़ ली। देन उसके बाद कहते हैं चलो मैटर के बारे में पढ़ो, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री मैटर ही है। मैटर की पढ़नी है कंपोजिशन, मैटर की पढ़नी है प्रॉपर्टीज, मैटर की पढ़नी है स्ट्रक्चर। अब मैटर क्या होता है सर जी? मैटर कोई भी चीज है जिसका कुछ मास हो, कुछ वॉल्यूम हो और कुछ वॉल्यूम लेती हो। मैं भी मैटर हूँ, बाकी भी मैटर है, आप भी मैटर हो, सब कुछ मैटर है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मैटर की स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और प्लाज्मा भी हो सकता है। फिर मैटर की कुछ स्टेट्स हमने ऐसी बताई जो कि दुनिया में इंसानों ने बताई है, डार्क मैटर, ठीक हो गया। और कुछ ऐसी स्टेज है जो कि सॉलिड लिक्विड के दरमियान भी एग्जिस्ट करती है, वो स्पेशल है लिक्विड क्रिस्टल। कुछ और मैटर की स्टेट्स है उसने बताई हमें ग्रेफाइन, जिस तरह लिक्विड और गैस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, बहुत डिफरेंट उसने हमें बनाई है। उन्हें कहते हैं मतलब यानी कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, ये इंटर स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब दो स्टेट ऑफ मैटर के दरमियान वाली स्टेट है। फिर उसने हमें कुछ मैटर की स्टेट्स बताई एक्सोटिक, जो कि इंसान ने बनाई है और जो कि बड़ी नायाब है, वो स्पेशल जगह में मिलती है। डार्क मैटर, ठीक हो गया। इस तरह की चीजें जो है उसमें और भी लिखी हुई है, बॉल्सन, आइंस्टाइन, यस कंडेंसेट, ये भी एक स्टेट है। फिर इसने कहा कि यार देखो स्टेट्स ऑफ मैटर मेरे पढ़ा दिया, अब मैटर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जी मैटर दुनिया में दो तरह का, प्योर और इम्प्योर। प्योर जो मैटर है उसे कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा या कंपाउंड होगा। अब जो इम्प्योर मैटर है ना उसको कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर वो है जो कि सॉल्यूशन भी कहते हैं जिसको, जिसके अंदर कंपोजिशन सेम हो, जैसा इंक की बोतल, चाबी चीनी का शरबत बनाना, ठीक हो गया। नमक में पानी और चीनी भी नमक पानी में, ठीक हो गया। ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो होता है रेत को पानी में मिक्स किया हुआ या चाक को पानी में मिक्स किया हुआ, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। उसमें चीजें मिक्स सही तरह से नहीं हुई होती, कहीं पे ज्यादा मिक्स हुई होती, कभी कम मिक्स हुई होती है। ये भी पढ़ लिया सर। उसके बाद उसने कहा कि यार देखो कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट, इनमें से जो प्योर फॉर्म है ना, जैसा एलिमेंट और कंपाउंड है, कहता है उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़ाता हूं। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? क्या एक चीज दुनिया में कई तरह से एग्जिस्ट करे। जिस तरह बोले कार्बन है, कार्बन डायमंड की शक्ल में भी नजर आता है, कार्बन ग्रेफाइट की शक्ल में भी नजर आता है, कार्बन उसको बताया उसने बकीबाज की शक्ल में भी नजर आता है, बेकेलाइट की शक्ल में भी नजर आता है। 3-4 शक्लें कार्बन की है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 जो हम सांस लेते हैं उसकी शक्ल में नजर आती है। ऑक्सीजन O3 ओजोन की शक्ल में भी नजर आती है, ओजोन की शक्ल में भी नजर आती है। थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे ना आइडिया देगा, अच्छा इस केमिस्ट्री साइंस की वो वाली ब्रांच है कि जहां पे रिएक्शन आए थे, एसिड बेस के रिएक्शन आए थे, चीजें एटम के बारे में पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री वो वाली ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस की। मेरी बात समझ, ये पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ता है। अब सर चलिए ये पढ़ लिया, इसके बाद थोड़ा स्टेप आगे लिया तो उसने कहा देखो इधर आओ, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। कहता है तीनों के बारे में तुम्हें बताता हूँ कि तीनों डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है। तीनों की कुछ खसूसियात हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद उसने कहा कि देखो यार एलिमेंट और कंपाउंड की तुम्हें एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ा दी। अब कहता है मिक्सचर का भी थोड़ा सा पढ़ लो। अब कहता है यार मिक्सचर होता है दुनिया में 3 तरह का आपको एग्जिस्ट करता नजर आता है। वैसे तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस ही है, लेकिन एक बीच की भी स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कोलाइडल। क्या कहते हैं? कोलाइडल। इसका मतलब सर जी होमोजीनियस जो कि सॉल्यूशन कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं उसको। दूसरी कोलाइडल होगी, जिस तरह सिरप हो गए, ऑरेंज जूस वगैरह हो गए, इनको मिक्स करो तो ये मिक्स हो जाते हैं। अगर इनको पड़े रहने दोगे तो ये इनके अंदर जो मादे होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक हो गया। फिर तीसरी सस्पेंशन आ गई जो कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, जो कि मिक्स चीजों को सही तरह से उसके अंदर आपको चीजें तैरती हुई नजर आएंगी। वो चीजें इतने पार्टिकल बड़े होंगे कि वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हो रहे होंगे। अब सर जब भी सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो एक ही चीज होती है, जो भी होती है सबसे ज्यादा चीज जो भी होगी वो एक ही होगी उस सॉल्वेंट के लिए।
और बाकी उसमें चीजें जितनी मर्जी मिक्स हो जाए, 2 हो, 1 हो, 4 हो, जितनी मर्जी मिक्स हुई हो, वो उसकी क्वांटिटी बाकियों से कम होगी, उससे सल्यूट करेंगे। सल्यूट कभी भी 2 3 4 5 कितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन सोलर हमेशा एक होता है जिसके अंदर सारी चीजें हावी हुई होती है। उसके बाद सर हमने पढ़ा कि देखिए जी सोल्यूशन सिर्फ पानी का सोल्यूशन याद रखें, आप ये गैसेस जिसमें हम सांस ले रहे हैं, एयर है, ये भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये भी एक सोल्यूशन है। आपको सारी गैसेस आपको मिक्स हुई नजर आती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टील का हमने पढ़ा, स्टील भी क्या है, वो सॉल्ट की फॉर्म में मिक्सचर की एग्जिस्ट करता है, उसमें डिफरेंट चीजें आयरन के साथ, आयरन उसमें सॉल्वेंट है, आयरन सबसे ज्यादा होता है, बाकी मैग्नीशियम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूसरी चीजें होंगी, वो सारी आपस में मिक्स की होती है उन्होंने। ठीक हो गया। मेरा कहने का मकसद ये कि मैं भी जब छोटा था ना, तो टीचर जब सोल्यूशन जब पढ़ाने लगा तो मैं ये सोच रहा यार सोल्यूशन तो दरअसल लिक्विड ही होता है। ऐसी बात नहीं है, सोल्यूशन सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, सोल्यूशन गैस फॉर्म में भी हो सकता है। सोल्यूशन की कितनी स्टेट्स होती हैं, कितनी स्टेट होती हैं, जितनी मेटल स्टेट्स हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा वाली भी हो सकती है, वो हमने हमारे देखिए ना, हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में 3 ही आती हैं, तो इसको मतलब सोल्यूशन की भी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वो कैसे होती है, क्या होती है, वो डिफरेंट चीजें आ जाती है, वो एक लंबी बहस है। तो उसके बाद सर हमने पढ़ना शुरू किया कि यार सोल्यूशन अगर आप बना रहे हो ना, सोल्यूशन सस्पेंशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, सोल्यूशन की, तो सर सोल्यूशन में अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है। सर सैचुरेटेड वो होगा जिसके अंदर आपने मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, और अगर 1 गिलास पानी है उसके अंदर 4 चम्मच नमक के डिसॉल्व होनी है, उसके बाद अगर 5 डालोगे तो 5 नीचे बैठेगा, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 गिलास पानी के अंदर सिर्फ 4 नमक के चम्मच की मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसे कहोगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर 4 चम्मच अल्कली है तो, अगर 4 से कम क्यों है तो वो क्या सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड होगा। वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। सैचुरेशन का मतलब ये है कि कहीं भी चीजें बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर लोकल वैन में सफर किया हो, लोकल वैन में सफर किया हो, तो उधर अगर सीटें 20 है तो बंदे उन्होंने 25 बिठाए होते हैं, ठूस ठूस के बंदे बिठाए होते हैं, जैसे तो खुद बंदे बाइक दे आते हैं, मतलब ये फुल ठूस होते हैं बंदे पर, तो सैचुरेटेड की होती है। मैक्सिमम लिमिट आपने फॉर एग्जांपल 25 की 25 बंदे बिठा लोगे तो सैचुरेटेड है, अगर 25 से कम बंदे बिठाए होंगे वैन में तो क्या अनसैचुरेटेड है, कैपेसिटी पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर आप 25 से भी ऊपर बिठा लोगे तो वो हो जाएगी सुपर सैचुरेटेड। वो क्या हो जाएगी, सुपर सैचुरेटेड। कभी भी स्टेबल नहीं होती, वो थोड़ा सा दरवाजा खुलेगा तो 1-2 बंदे बाहर गिर जाएंगे, क्योंकि 25 बंदों की जगह आपने 20 बंदों की जगह फॉर एग्जांपल या 25 की जगह आपने 5-10 एक्स्ट्रा बिठाए हुए, 30 बिठाए हुए, आपने 25 की जगह आपने 30 बिठाए हुए तो 5 एक्स्ट्रा बिठाए हुए, वो एकदम से गिर जाएगी। इसका मतलब सुपर सैचुरेटेड होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए होती है, बस वो जबरदस्ती आपने फील होती है, आपने कहा यार इस बंदे पूछो यार बस अगले साल में लोगों ने उड़ रहा है, मैं अंदर डालो यार, पैसे बनेंगे। मेरी बात समझ गई है, मेरी बात समझ लगी है। इसका मतलब सर वैन की एग्जांपल से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर 20 सीटें हैं, अगर 10 बंदे 15 बंदे 19 बंदे भी बैठे हुए हैं ना तो अनसैचुरेटेड है, अगर 20 बंदे बैठे हुए हैं तो सैचुरेटेड, लेकिन अगर 20 से ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं तो सुपर 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 सैचुरेटेड। क्या है, सुपर सैचुरेटेड है। और सुपर सैचुरेटेड कभी भी सही नहीं होता। बेटा आप किताब खोल के पढ़ लो, रीडिंग कर लो, कुछ कर लो, अपने हाथों को देख रहे हो, हाथों की लकीरें थोड़ी चेंज होनी है, मेहनत करोगे तो लकीरें चेंज होंगी ना हाथों की। ओके नेक्स्ट थिंग हम सर ये चीजें पढ़ ली। सुपर सैचुरेटेड सर असल में ना किताब में लिखा नहीं हुआ, आपने ये जरा लफ्ज नया बोला है, क्योंकि बुक में लिखा नहीं हुआ। अब क्योंकि अनसैचुरेटेड पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड पढ़ रहे थे, और मैंने कहा सुपर सैचुरेटेड में पढ़ने में कोई मसला नहीं है। अब एक वैन की एग्जांपल मेरे माइंड में आ गई थी, मैंने कहा 20 सीटें वैन के अंदर 19 बंदे बैठे हो या 15 बंदे बैठे हो तो अनसैचुरेटेड है, 20 बैठे हो तो सैचुरेटेड है, और अगर 20 से बंदे ज्यादा बैठे हो तो सुपर सैचुरेटेड। और असल में सुपर सैचुरेटेड वाली होती है। अब सर सुपर सैचुरेटेड वाली ना थोड़ा सा जरा रियल एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल आपको याद है शरबत का गिलास बनाया, चीनी बैठ गई थी नीचे, लेकिन एक तरीका और है, आप चीनी का गिलास मैं मांगू जल्दी से पीना, अगर तो वो जल्दी से पी जाएगा उसको जायका अच्छा मिलेगा, लेकिन आपने करके क्या उसको जल्दी से पी, अगर वो जल्दी से पी रहा फिर थोड़ी देर रुक गया, पी रहा फिर रुक गया, उतनी देर में चीनी नीचे बैठ गई। लेकिन आपके इस तरह करने से क्या हुआ, आपने उसके अंदर जबरदस्ती उसके अंदर चीनी को डिसॉल्व कर दिया, एक्स्ट्रा जितनी होनी थी उससे एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर दिया आपने, उससे एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर दिया। लेकिन वो जितनी जल्दी आपने किया ना उतनी देर के लिए, अगर आपने आराम से फिर उसने आराम से पिया तो अब ये नहीं करना मैं मान सको कभी भी नहीं तो तेरे पीछे फिरा, ऐसे नहीं करना। आप जामी शीरी का शरबत ज्यादा डाल दें ताकि वो आपके चीनी, क्योंकि चीनी
ठंडे पानी में हमने पहले भी पढ़ा है कि ठंडी की जगह पे ठंडे पानी में चीनी कम डिसॉल्व होती है। जी अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी चीनी खराब है की, ठीक हो गया, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें जामी शीरी का शक्कर ज्यादा डालना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको जामी शीरी का शक्कर बनाने में एक्सपर्ट बना दिया है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कोई मेहमान घर में है और कोई आईएएस का स्टूडेंट घर में मेहमान है उसके, और फिर वो कह दे स्टूडेंट को कि यार आप लोगों के घर में शक्कर अच्छा नहीं बनाते, ये तो बड़ी गलत बात है, ये तो ना करनी है। बात है कि नहीं है? ओके सर, इतनी बातें हो गई, समझ लग गई। लास्ट बात जो कल हमने छोड़ी थी ना जहाँ पे, वो ये थी कि यार कुछ चीजों को अगर किसी चीज के अंदर हल करना है और टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो वो ज्यादा हल हो जाती है। कुछ चीजें टेम्परेचर कम करने से ज्यादा हल होती है, कुछ चीजों को टेम्परेचर से कोई सरोकार। नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल है, सोलिबिलिटी को समझने की जरूरत है। वही देख लें, 100 ग्राम में सोलवेंट है, कोई भी सोलवेंट, पानी हो जो मर्जी हो, 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है या कितने उसके ग्राम डिसॉल्व हो सकते हैं, ये सोलिबिलिटी है। ये क्या है? सॉल्युबिलिटी। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 ग्राम पानी का लिया, उसमें 25 ग्राम चीनी की डिसॉल्व हो गई है। अगर मैं चीनी को डिसॉल्व करता हूँ 100 ग्राम पानी के अंदर, और अगर मैं 100 ग्राम पानी के अंदर एक और जगह पे 100 ग्राम पानी के अंदर मैं नमक को डिसॉल्व करता हूँ तो नमक होता है 35 ग्राम। तो सर इसका मतलब सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा है? पानी के अंदर सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा है? नमक की। क्योंकि सर आपने 100 ग्राम लिया पानी का, आपने एक और जगह 100 ग्राम लिया पानी का, आपने नमक को डाला इसके अंदर तो ये डिसॉल्व हुआ 35 ग्राम, आपने चीनी को डाला इसके अंदर तो ये डिसॉल्व हुआ 25 ग्राम। ये शुगर है और ये सॉल्ट है, जिसको NaCl भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब सर जी जो चीज अब आपने हल करने का जब भी किसी चीज से मुआवजा कराना होता है तो हम कोई एक चीज सेव कर लेते हैं, एक चीज सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि यार दो बैट्समैन में से अच्छा बैट्समैन कौन है, जी दो बैट्समैन से अच्छा बैट्समैन। तो हम क्या करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि दो बैट्समैन को देखना चाहते हैं स्पिनर के खिलाफ कौन अच्छा है, जी स्पिनर के खिलाफ। तो दोनों बैट्समैन को किसके खिलाफ लाएंगे? स्पिनर के स्पिनर के खिलाफ लाएंगे, और स्पिनर भी कौन सा रखेंगे? एक ही रखेंगे, सेम रखेंगे स्पिनर। अगर आप स्पिनर चेंज करोगे, स्पिनर भी अपनी क्वालिटी है, ऑफ स्पिन होता है, रिस्ट स्पिन होता है, लेग स्पिन होता है, ऑफ ब्रेक होता है, लेफ्ट ब्रेक होता है, मतलब डिफरेंट किस्म की है। आपने अगर चेक करना है कुछ चीज का मुआवजा करना है तो आपको एक चीज सेम रखनी पड़ेगी, एक चीज सेम रखनी। हमने पानी 100 ग्राम सेम रख लिया, उसके अंदर नमक को जब हल किया, अब ये बनाना है, हल करना है, तो हमने कितना हल करना है? मैक्सिमम हल करना है। कितना हल करना है? मैक्सिमम हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, देखा नहीं इसके तो 35 ग्राम हो गए, इसके 25। इसका मतलब इसकी सोलबिलिटी पानी के अंदर क्या है? ज्यादा है, उसकी ज्यादा है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हुए कैसे चेक किया देखें कि अब हमने कर दिया टेम्परेचर, इसको जब हमने किया तो टेम्परेचर था 25 डिग्री। कितना था? 25 डिग्री। हमने कल ना असल में ये भी चीज पढ़ी थी कि यार टेम्परेचर का बड़ा फर्क पड़ता है। अब कुछ चीजों का टेम्परेचर के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ चीजों का नेगेटिव है। पॉजिटिव रिलेशन से मुराद ये है कि कुछ चीजों का अगर टेम्परेचर कुछ चीजों का सॉल्यूशन बना हुआ है और अगर हम टेम्परेचर 25 से मैं 30 करता हूँ, 25 से मैं 30 आपने सर जी टेम्परेचर 25 से कर दिया 30, क्या कर दिया? 30 डिग्री। इस वक्त 100 ग्राम के अंदर आपने 35 ग्राम नमक खाना, आपने नमक थोड़ा सा और डालने की कोशिश की लेकिन नमक हल और सर इसका मतलब है कि देखिए दो काम हो सकते थे। आपने टेम्परेचर 25 से किया 30, 25 से 30 के या तो नमक अब और डालेंगे तो और हल हो जाएगा, या जो पिछला नमक हल होया वो भी नीचे बैठ जाए। लेकिन नमक आपने 30 किया तो नमक नीचे नहीं बैठा, इसका मतलब है नमक को टेम्परेचर बढ़ाने से नमक का नेगेटिव रिलेशन नहीं होता। आपने चम्मच के ऊपर चम्मच के अंदर से नमक और डाला पानी के अंदर, नमक वाले पानी के अंदर आपने नमक और डाला लेकिन वो नमक बैठ गया नीचे। इसका मतलब है कि जो नमक है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलबिलिटी ना तो कम हुई है ना तो ज्यादा हुई है। इसका मतलब है नमक का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये वाला सॉल्यूशन है। मतलब ये सॉल्यूशन क्या है कि जब नमक को पानी के अंदर डाला जाए तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना इसकी ऐसी क्वालिटी है कि इसको टेम्परेचर के कम ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चीनी की बात करते हैं। अब आपने 20 25 से 30 कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने चीनी का
देखिए जी 25 से तो 30 किया ना, तो चीनी वाले ग्लास के अंदर भी ना चीनी नीचे बैठी नहीं आपने देखा है, चीनी नीचे नहीं बैठी, इसका मतलब चीनी का नेगेटिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव रिलेशन होता आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं चीज नीचे बैठ जाती, इसका मतलब है चीज टेम्परेचर बढ़ाने से वो जो सोल्यूट है ना वो नीचे बैठना मतलब उसकी सोलबिलिटी का टेम्परेचर का नेगेटिव इफेक्ट है। वो क्या है? नेगेटिव है। आपने कहा नेगेटिव तो नहीं है, फिर आपने सोचा कि आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, आपने चीनी डाली और मिक्स किया, वो मिक्स हो गई। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो चीनी की पानी के अंदर सोलबिलिटी है वो क्या हो रही है? ज्यादा। फॉर एग्जांपल वो 25 पर डिसॉल्व होया हुआ था 100 ग्राम के अंदर 25 डिग्री पे, अब जब 30 डिग्री किया 25 पर डिसॉल्व होया हुआ है 5 ग्राम और डिसॉल्व हो गया, 5 ग्राम तो 30 ग्राम डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब है सारी चीनी जो है ना पानी के अंदर जो चीनी का जो सॉल्यूशन है ना वो टेम्परेचर को फेवर करता है, मतलब टेम्परेचर को फेवर करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी का चीनी ज्यादा हल होगी। इसलिए जब गर्मियों सर्दियों में चीनी मतलब सर्दियों में जब चाय पीते हैं ना, चाय में सिर्फ आधा चम्मच भी डाल दो चीनी का तो काम हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 चम्मच डालते हो चीनी का काम हो जाता है, मीठा हो जाता है। लेकिन अगर आप जब चाय पका रहे हो, पानी और पत्ती डाली हुई चाय पका रहे हो, अगर उसको आप आधा चम्मच चीनी का डाल दोगे ना काम, क्योंकि जब आप चाय पका रहे हो तो चीनी का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर पत्ती का टेम्परेचर बहुत उस ज्यादा टेम्परेचर पे चीनी ज्यादा हल होती है, चीनी ज्यादा। अब इसका मतलब ना जरा डिफरेंट किस्म का है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज्यादा हल होती है तो आप चीनी कह रहे कम डालो। असल में बेटा बात सुनो, आप चीनी डालते हो 1 गिलास पानी का पीते हो, आपने उसमें डाल दिए 50 चम्मच चीनी के, भाई चीनी तो आधा चम्मच ही हल हुई ना, या आधे से भी कम हल हुई, बाकी 50 चम्मच चीनी के डाले वो सारे नीचे बैठ के होंगे, वो तो डिसॉल्व ही नहीं हुए, वो तो डिसॉल्व ही नहीं हुए। असल बात तो डिसॉल्व होने की है। अब जब आप चीनी जब आप पानी जब चाय बनाने के लिए करते हो ना तो आप आधा चम्मच चीनी का डालते हो ना वो काफी होता है। सर आधा चम्मच भी काफी होता है तो 1 चम्मच डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, हम 50 क्यों डालते हैं? हम बेवकूफ है, हम इसलिए डालते हैं कि चीनी नजर आए, चीनी नजर आए, चीनी नजर आती है नीचे बैठी हुई, कहते हैं हाँ यार बंदे ने चीनी डाली थी, फिर हम कहते हैं चीनी खराब है। असल में बात है कि ठंडे में चीनी कम हल होती है, चीनी कम हल होती है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता 0 डिग्री पे तो चीनी ने 100 ग्राम पानी के अंदर सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व होता है। कितने ग्राम? 5 ग्राम। आप चीनी की 10 15 20 चम्मच डालते रहोगे कि वो नीचे बैठ के वो डिसॉल्व, और वही काम अगर हम नमक वो चीजें कहते हैं चाय के साथ करेंगे हाई टेम्परेचर पे करके तो वो हाई टेम्परेचर पे चीनी आधा चम्मच भी आधे चम्मच सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा। अभी आप ठंडे पानी में अगर 2 चम्मच भी चीनी डालते हो ना वो डिसॉल्व, आधा चम्मच डालते हो डिसॉल्व, उसमें तो बड़ा कम डिसॉल्व होता है, बाकी नीचे बैठ रहेगा। फिर उसके बाद उसको भून के थोड़ा सा गर्म करके दोबारा चीनी में डाल दो। अब इतना टाइम किसी में होता ही होता है, ऐसा है क्या आता है जाया। इतनी बात समझ रही है सर? इसका मतलब है कि जब भी सोल्यूशन बनेगा देखना पड़ेगा कि यार कौन सी चीज किसके लिए डिसॉल्व हो रही है, और जो चीज उसके लिए डिसॉल्व होगी सोल्यूशन बना रही है उसका टेम्परेचर के साथ उसकी सोलबिलिटी कम होती है ज्यादा होती है, कईयों की कम ज्यादा नहीं होती है। जिस तरह ये है सॉल्ट इन वाटर, कईयों की पॉजिटिव बनी होती है कि शुगर वाटर में डालोगे ज्यादा टेम्परेचर होगी ज्यादा हल होगी। ऑब्वियसली ये वही बात आ गई, मैक्सिमम हल की बात कर रहा हूं मैं। अब मिनिमम हल मुझे क्या पता, मिनिमम हल तो नहीं ना मैं देख रहा, मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम हाल ही देख रहा हूँ ना। हम तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के देखते हैं, मेरी बात समझ आती है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। जिस तरह वही बात आ गई, अगर एक स्पिनर मैंने सपोज कर दिया दोनों बैट्समैन खेलेंगे ऑफ स्पिनर को, और ऑफ स्पिनर भी खेलेगा राइट वाला होगा, और दोनों को वो बॉलिंग करेगा 6-6 ओवर। कितने ओवर? 6-6 ओवर से कम। अब इधर भी देखो ना, इधर मुझे फिक्स करना है, मुझे मैक्सिमम चीज को डिसॉल्व करके देखना है। मिनिमम तो मैं कर ही सकता, मैं को 6 ओवर खेलेगा 3 ओवर खेलेगा इससे तो पता नहीं चलेगा। फिक्स करना पड़ेगा, कुछ चीजें फिक्स करनी पड़ेगी। जब हम दो चीजों का मुआवजा कर रहे होते, दो चीजों का मुआवजा जो चीजों को कंपैरिजन कर रहे होते तो हमें कुछ चीजों को फिक्स करना पड़ता है। कितनी बात समझ आती है? ओके दैट्स इट। देन उसके बाद पेज नंबर जो है ना 15 पे आ जाए, इफेक्टिव टेम्परेचर कहता है the solubility of the solute is the amount of solute which can dissolve in 100 ग्राम का solvent at a particular temperature। कहता है किसी भी टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट की ग्राम डिसॉल्व हो गए, इसे कहते हैं सोलबिलिटी। क्या कहते हैं? फिनोमेना पावर है सोल्यूट की डिसॉल्व होने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना हो सकता है, इसकी थी पावर ज्यादा, इसकी पावर इसकी सोलबिलिटी का थी ज्यादा। टेम्परेचर सेम रखो, टेम्परेचर सेम पे इसकी सोलबिलिटी का थी ज्यादा, इसकी क्या थी कम। ओके ये बात समझ आ गई सर? आगे बताइए।
उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सोलबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड. Usually the solubility increases with the increase of temperature, but it cannot be taken as a general rule. There are large number of compounds whose solubility in H2O increases with the increase of temperature. अच्छा वो कहता है यार देखो नॉर्मली क्या होता है ज्यादा टेम्परेचर पर होना तो काफी चीजों की ना टेम्परेचर सोलबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है, हर बारी ऐसा कहता है. कुछ एग्जांपल कर दो जिसमें ज्यादा हो जाती है. वो कहता है पोटेशियम नाइट्रेट है KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड KCl. कह रहा इसकी इनकी ना जो सोलबिलिटी है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने से ना पानी में ज्यादा हो जाती है, पानी में. लेकिन जो सोलबिलिटी NaCl की है पानी के अंदर वो इंक्रीज नहीं होती ना डिक्रीज होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो कहता है फिर सोलबिलिटी जो कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट है इनकी पानी में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, पानी में टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है. the solubility of the gases in water also decreases with the increase in the temperature. पता कहता है यार गैसेस कुछ गैस अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है ना उसकी अगर हम कोई अगर सॉल्यूट वाला गैस है क्या है वो अगर पानी के अंदर CO2 की जिस गैस के साथ CO2 अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है ना और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो CO2 पानी के अंदर कम डिसॉल्व होगी. कोई भी गैस अगर पानी के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है ना उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना सोलबिलिटी गैसेस की पानी के अंदर कम होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से. इतनी बात समझ लग गई है. ओके ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना. ये जो कर्व्स बनाई हुई है ना उन्होंने इसे देखें आपने परेशान नहीं होना. ये देखो ये कैसे बनी हुई है, देखो ना इधर टेम्परेचर है, इधर क्या है टेम्परेचर. इधर टेम्परेचर 10 20 30 कह लो 40 कह लो जो भी कह लो. इधर है सोलबिलिटी, क्या है सोलबिलिटी. मतलब ये देखो जैसा 25 ग्राम डिसॉल्व हुआ 100 ग्राम के अंदर. मेरी बात समझ गई है. जी 35 ग्राम 100 के अंदर 40 ग्राम 100 के अंदर. बात समझ गई. फॉर एग्जांपल कोई चीज है 20 डिग्री पे उसकी सोलबिलिटी ये है फॉर एग्जांपल, 30 पे उसकी सोलबिलिटी ये हो गई है, 40 पे सोलबिलिटी ये हो गई. इसका मतलब सर जी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो सोलबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है. ज्यादा हो रही है. किसी की कम हो रही है किसी की सेम है. जिसकी ये है जिसकी बिल्कुल सेम है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोलबिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा. ये चीज ये बात देखिए जी. यहाँ पे सोलबिलिटी का ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इधर की तरफ बढ़ रहा है और अगर कोई चीज बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी और कोई चीज कम होगी उसकी वैल्यू नीचे आएगी. अब ये लाइन जो है ना ये लाइन शो कर रही है किसी की शो कर रही है. इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी सोलबिलिटी भी ऊपर हो रही है. ये देखिए ऊपर जा रही है इसकी वैल्यू. मेरी बात सुनो इसकी ऊपर वैल्यू है एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू फिर ये वैल्यू और फिर ये वाली इतने वाले टेम्परेचर पे इतनी वैल्यू थी, इतने वाले टेम्परेचर पे कितनी वैल्यू. ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा वैल्यू होगी. और किसी की अगर लाइन नीचे है तो उसकी ज्यादा टेम्परेचर पे कम वैल्यू आएगी और किसकी लाइन अगर बिल्कुल स्ट्रेट है सीधी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. आप टेम्परेचर तो बढ़ाइए लेकिन सोलबिलिटी की वैल्यू एक ही है. सोलबिलिटी वैल्यू एक ही है. ओके ये बात समझ आती है. जी. ग्राफ को हमारी पुरानी जो लाइन का उसको बड़ा ग्राफ बना करके बनाया हो तो यहाँ पे छोटा सा करके बनाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए. अब जो न्यू लाइन की बुक है इसमें हमें बड़ी चीजें पढ़ाएगा. पहले अगर हम 10 चीजें पढ़ते थे ना यहाँ पे हमें 100 चीजें पढ़ाएगा. कितनी 100 चीजें, लेकिन सब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा. क्या पढ़ाएगा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएगा ताकि बेसिक्स हमें हर चीज के आ जाए. ठीक हो गया. ओके इसके बाद देखिए इसके बाद में एक और ग्राफ बनाया हुआ उसने. वो ग्राफ जो है ना मैं अभी आप लोगों को देखिए अभी तो नहीं आपको सुना कि बाद में ग्राफ पढ़ लेंगे. वो असल में मुश्किल नहीं है. चलिए इधर कर ही लेते हैं. ये देखिए ये ग्राफ में लाइन ऐसे बनी हुई है. कहता है इधर मैं टेम्परेचर बना लेता हूँ. कहता है ये जो लाइन है ना इस लाइन पे अगर आपका सोल्यूशन होगा ना तो ये सैचुरेटेड है. ये क्या है सैचुरेटेड. इसके ऊपर क्या है सुपर, क्या है इसके नीचे क्या है अनसैचुरेटेड. जिस तरह ये लाइन थी जी इस लाइन में अगर टेम्परेचर 20 है और अगर मैंने 20 और ये लाइन पे ये वाली वैल्यू है और 20 टेम्परेचर पे देख रहे हो ये वाली वैल्यू है और 20 और अगर 20 टेम्परेचर पे मैंने चीज को किसी चीज को कम डिसॉल्व किया हुआ है. क्या किया हुआ है कम डिसॉल्व किया. कम डिसॉल्व किया है. इस लाइन पे नहीं है इस लाइन से नीचे है तो ये सारी जो इस लाइन से नीचे भी सारी जो वैल्यूज होंगी ना अनसैचुरेटेड. वो अनसैचुरेटेड. वो क्या है अनसैचुरेटेड. और इस लाइन पे क्या है सैचुरेटेड. इस लाइन से ऊपर क्या है सुपर सैचुरेटेड. इसकी मिसाल ये है कि अब ये मसाल समझिए बड़ी अच्छी मिसाल है. 25 डिग्री पे 100 ग्राम पानी के अंदर चीनी कितनी किलो होगी 25 ग्राम. 25 ग्राम. अगर मैं 25 से कम करूंगा तो वो क्या होगा अनसैचुरेटेड. अगर मैं 25 से ज्यादा करने में कामयाब हो गया तो वो क्या होगा सैचुरेटेड. सुपर सैचुरेटेड. सैचुरेटेड. क्या होगा सुपर सैचुरेटेड. 25 जो है ना वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो रही है. जी
25 डिग्री पे 25 ग्राम 100 ग्राम पानी के अंदर मैक्सिमम डिसॉल्व हो रहा है चीनी का। अगर मैं इसे कम डिसॉल्व किया हुआ अगर मैंने इसे कम डिसॉल्व किया हुआ चीनी का तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर मैंने उससे ज्यादा डिसॉल्व कर दिया, कुछ भी करके ज्यादा थोड़ी मिक्स करके कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या सुपर सैचुरेटेड। ओके सर, ये बात समझ लग गई हमें, इसमें मसला कोई नहीं है। एक्टिविटी दी हुई है, कहता है 100 ग्राम पानी लो, उसके अंदर चीनी का रूम टेम्परेचर के अंदर बनाओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद उसको स्पिरिट बीकर होता है, एक बीकर होता है, उसके अंदर उसको गर्म करो, उसके बाद शुगर और ऐड करो और मिक्स करो। कह रहा फिर बताओ हल हो जाएगी कि नहीं। देखिए जी, हमें हल करनी होती है, हमें पता हल हो जाएगी, हल हो जाएगी। हम ये काम क्यों करें? इससे बेहतर हम गर्मियों के लिए चाय ना बना ले, अपनी सर्दियों के लिए चाय ना बना ले आपको पीने के लिए है। पानी भी कर रहा है, गरम भी कह रहा है, चीनी भी मिक्स करनी है, तो पत्ती डाल में क्या हर्ज है? और थोड़ा सा गुड़ डालो, चाय बन गई, चाय एंजॉय करें। ठीक हो गया? एक्सपेरिमेंट करते करते देखे ना, चाय बन सकता, हम चाय रोज आते नहीं है यार, बस में देखते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये हम पहले रोज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था केमिस्ट्री नोट में नाम लगता है, ऐसा जी नाम लगवाते हैं, ऐसे खड़े जाती है, कभी देखते नहीं है कि नाम कैसे लगता है। जब वो आटा लगा देता है, अब लोग देखिए नान अगर वो बिल्कुल नीचे निकल जाता है ना, तो नान अच्छा नहीं बनता। नान को बड़े सेंटर में निकल करना पड़ता है, इसलिए तो नूर बनता है ना कि देखिए, तो नूर ऐसे बना होता है। यहां से आग निकल रही होती है। तंदूर का सबसे अच्छा एरिया ये होता है जहां पे नाम लगे, ना इसके बिल्कुल करीब, ना इसके बिल्कुल ऊपर वाले के किसी के बिल्कुल पास। अब प्रेशर होगा जब उसके पास, तो वो यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे डालोगे, हर जगह पे नाम लगा देगा। लेकिन सबसे अच्छा नान तब होगा अगर उसने यहाँ पे किस मिडिल वाले एरिया में लगाया होगा, क्योंकि बिल्कुल नान को पकाने के लिए बड़ा खास टेम्परेचर, बड़ा खास आटा और बड़ा खास यानी कि ना एटमॉस्फेयर चाहिए, तब नान अच्छा लगता है। इसलिए कुछ तंदूर के नान अच्छे होते हैं, कुछ तंदूर के नान अच्छे नहीं होते। हमारे खाने को दिल घर में मैंने बताया किचन से लेके वॉशरूम तक हर जगह पे केमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? किचन, वॉशरूम, बाइट कहते हैं आप जो तंदूर पे हर जगह पे अप्लाई हो रही है। वॉशरूम में कैसे हो रही है वो बाद में करते हैं, अभी नहीं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक हो गया? ओके, अब आगे लिखा हुआ उसमें क्या आपने चेक कर लिया, उसके बाद चेक जो किया ना मुझे बता देना कैसे चेक किया। उसने बस ये बताया हुआ हमें पता, हम चेक करी क्योंकि हम इससे बेहतर चाय बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कहते हैं सिमिलरली द solubility of the copper sulfate in the sodium nitrate also increase with the increase in the temperature. However, the solubility of the calcium hydroxide decreases with the increase. ये different एग्जांपल उसने मिली है। Obviously अभी हम नोट्स नहीं बना रहे, अभी हम याद नहीं करेंगे। तो जब हम नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे, इस चैप्टर को दोबारा से रीड एंड लिखेंगे नोट्स बनाते हुए, फिर उसमें जो चीजें आएंगी वो मैं याद करना बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक हो गया? वो कैसे याद करना बता दूंगा, अभी सिर्फ समझना है, सिंपल काम है, समझना बड़ा काम है हमारा। ओके, एक्सरसाइज कहता है हाउ वेरिएशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी डिफरेंट टेंपरेचर्स पे कैन बी यूजफुल फॉर अस। ये अब हमने पता करना है। मुझे तो मेरे दोस्तों को सिंपल पता है, चीनी, पानी और शरबत और नमक और शरबत और चाय बनाने में चीनी का लेवल का काम आ सकती है हमारे, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो। ओके, इसके बाद उसने इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, कहता है द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड्स विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर मे बी यूज्ड एज द प्यूरिफायर them are solid commonly appear as a beautiful and this देखिए ये जो चीज है ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। सिंपल उसने एक चीज बताई है कि अगर आपने लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिसॉल्व करना है, किया हुआ है, और कुछ टेंपरेचर पे वो कम होगा, ज्यादा टेंपरेचर पे वो ज्यादा डिसॉल्व होगा, और उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल कैसे बनते हैं ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस है। दोबारा से चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई काम की बात आएगी तो मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को, इस तरह की ये बात है। उसके बाद जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर और कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो मोर सॉल्युबल इन वाटर एट अ लो टेंपरेचर। सोडा वाटर बॉटल्स आर थस कोल्ड एज। अच्छा ठीक हो गई, ये एक अच्छी सी बात है, हम देखते हैं आम जिंदगी में कि अगर देखिए थी मेरी बात सुने, ये आप मैंने नहीं, आप लोगों में से भी कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। पहले जब कोका पीते थे हम, अपनी कोका मिलता हम पीते नेक्स्ट कोका। ओके ठीक है, नेक्स्ट वाला की बात अगर करते हैं अगर तो वो गर्म है, क्या है गर्म, उसका टेस्ट डिफरेंट है, पीने के काबिल ये मजा नहीं आता। अगर वो कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो मजा आएगा। उसकी वजह है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि जो भी स्प्राइट, 7 अप वगैरह जो होती है, नेक्स्ट कोला वगैरह, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर हल की गई होती है। अब जो गैस है ना वो पानी के अंदर हल होती है
टेम्परेचर कम हो तो ज्यादा हल होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो तो कम हल होती है। अगर चीज गर्म होगी तो आपको वो अंदर डिजोल्व नहीं होगी, आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर कम टेम्परेचर ठंडी पियोगे तो आपको अंदर डिजोल्व मुश्किल डिजोल्व हो जाएगी, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए कि हम ना सोलबिलिटी का टॉपिक ना पढ़ रहे हैं, इसमें ना सोलबिलिटी का प्रोसेस समझाना ना जरूरी है आप लोगों को। बुक में इसके बारे में सिर्फ एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में छोड़ दिया गया। क्रिस्टलाइजेशन सोलबिलिटी हमने पढ़ ली है कि कोई भी चीज सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, कितने हद तक डिसॉल्व हो सकता है, ये सोलबिलिटी है। ठीक है, जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर, उतनी ज्यादा सोलबिलिटी उस सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर होगी। ये सोलबिलिटी का प्रोसेस है। अब तो थोड़ा सा अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं ना, सोलबिलिटी का जो प्रोसेस है ना, सोलबिलिटी का जो कहते हैं फायदा है ना, वो असल में ना हम रियल लाइफ में यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का लफ्ज मतलब क्रिस्टल बनाने। क्रिस्टल क्या होते हैं? क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में दानादार, जैसे आपकी चीनी है ना, चीनी के क्रिस्टल्स हैं, वो नमक है ना, वो नमक के क्रिस्टल्स हैं। इस तरह हर चीज की क्रिस्टल्स होती हैं। ये वो चीजों की क्रिस्टल होती हैं जो कि सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। एक सॉलिड कौन सा होता है? हमें पता था इस चैप्टर के शुरू में कि एक सॉलिड एक तरह का सॉलिड होता है, अमोर्फस सॉलिड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है दुनिया में जो क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल की शक्ल टोटल 7 है। और अमोर्फस सॉलिड वो होता है जैसा ग्लास हो गया, रबर हो गया, ठीक हो गया, इनकी कोई शक्ल नहीं होती है। मतलब शक्ल से मुराद ये नहीं है, आप इनका असल में ये देखो कि जिन एटमों से, जिन चीजों से ये मिलके बनते हैं, उनकी असल में वो आपस में बस मिले होती हैं, लेकिन किसी रेगुलर पैटर्न से मिले नहीं होते। हर चीज बन मिलके तो एटम और उससे मिलके बनी हुई है, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना, या आइंस है, जो भी अरेंजमेंट ऑफ जो पार्टिकल्स है ना, उसमें ना स्पेसिफिक नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है। क्रिस्टल जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइज उनमें डेफिनेट होती है। ओके सर, अब जो बात समझते हैं, देखिए जी, हम जो भी चीज दुनिया में बनाते हैं ना, वो होती है क्रूड प्रोडक्ट। वो क्या होती है? क्रूड प्रोडक्ट। अब जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो क्रूड प्रोडक्ट है। असल में इसके अंदर ना, ये देखो, आपकी प्रोडक्ट भी है और इसके अंदर ना सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी है। क्या है ये? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब मैं कहता हूँ ये चीज क्या है? देखिए, क्रूड प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो कि आपकी प्रोडक्ट 100% नहीं होगी। 100% प्रोडक्ट आपकी नहीं होगी। ये जो प्रोडक्ट होती है ये 100% होगी जो हम इसमें प्रोसेस वगैरह लगा देंगे। सर, हम क्रूड प्रोडक्ट हमें मिलती है, कभी भी हम कोई काम करते हैं, उस प्रोडक्ट में असल में हमारी जो प्रोडक्ट है वो है, और साथ में सोल्युबल इम्प्योरिटीज है। सोल्युबल इम्प्योरिटीज ऐसी इम्प्योरिटीज है जो हमारी प्रोडक्ट के साथ मिक्स हुई हुई है, उसके साथ मिली हुई है, उसके साथ डिसॉल्व हुई हुई है, उसके साथ चिपकी हुई है, लेकिन फिजिकली है। फिर हम अगर सोल्युबल इम्प्योरिटीज को इसमें से निकालना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस करना पड़ता है क्रिस्टलाइजेशन का। किसका? क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, जिसका नॉर्मल मतलब होता है क्रिस्टलाइजेशन का टू मेक क्रिस्टल्स। क्या? टू मेक क्रिस्टल्स। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं? टू मेक क्रिस्टल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट, हम अपनी प्रोडक्ट के क्रिस्टल्स बना लेते हैं। ठीक हो गया? अब वो कैसे बनाते हैं उसका मैं आपको ना प्रोसीजर समझाता हूँ। थोड़ा सा प्रोसीजर समझने की ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाएगी, ज्यादा डिटेल में। इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, इसमें ना 2-3 स्टेप्स हैं। पहला हमने ये देखना है कि इसकी क्रिस्टल अगर बनानी है अपनी प्रोडक्ट की, तो हमने ये देखना होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, क्रूड प्रोडक्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यही होता है कि यार जिसके अंदर भी आप उसको डिसॉल्व करोगे ना, इसको प्योर इसकी क्रिस्टल बनाने के लिए होना ही चाहिए कम टेम्परेचर पे ये कम डिसॉल्व हो, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व हो। अब ऑब्वियसली इसने ना क्रूड प्रोडक्ट में ना ये चीजों को ना ऐसे पकड़ा हुआ है इसने, तो फॉर एग्जांपल 2 चीजों को पकड़ा हुआ। क्रूड प्रोडक्ट ना बढ़िया से ऐसे है, ये क्रूड प्रोडक्ट है। असल में क्या होगा, जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे ना, तो डिसॉल्व होकर ना ये पानी के अंदर ऐसे ऐसे सब कुछ फैल जाएगा, पानी के अंदर सारा डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो जो सॉल्वेंट होगा ये उसके अंदर सारी चीजें फैल जाएंगी। हाँ, अब ये क्या होगा, हमें चाहिए ये हमारी प्रोडक्ट है, हम जब हाई टेम्परेचर करेंगे ना, ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा सब कुछ। जब लो टेम्परेचर करेंगे ना, तो ये जो चीज होगी ना जो हमें नहीं चाहिए, ये पानी के अंदर ही रह जाएगी।
ये सिर्फ अब इसको पहले तो ये ऐसे नहीं था प्रोडक्ट ऐसे थी, अब जब पानी के अंदर हल हो गई है, सॉलिड के अंदर किसी भी सॉलिड के अंदर हल हो गई तो इसने इसको छोड़ दिया हुआ है। अब हाई टेम्परेचर पे ये ज्यादा हल हुई हुई, सब चीजें हल हुई हुई है। लो टेम्परेचर पे सिर्फ ये जो होगी ना, सिर्फ ये इसके जो होंगे नीचे क्रिस्टल बैठने लग जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, फिल्ट्रेशन कर देंगे, मतलब फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजार देंगे, सारा पानी निकल जाएगा और ये जो चीज होगी उसके साथ और ये जो चीज होगी ना इसके नीचे क्रिस्टल, इन क्रिस्टल्स को फिर हम ड्राई करेंगे और ये हमारी जो प्रोडक्ट होगी ना, ये फ्रूट प्रोडक्ट जो पहले इसके साथ थी ना, सोलुबल इंट्रोड्यूस इससे अलग हो जाएगी। ये सारे का सारा जो चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए ना, ये हमारे जो सॉल्वेंट होगा उसी के अंदर रह जाएंगी। ठीक है सर, ये कैसे रह जाएंगी? ये देखिए हमने जो शुरू में जो हमने सोचा था ना क्रिस्टलाइजेशन करने से पहले, हमने ये देखना था कि हमें जो चाहिए ना उसकी क्वालिटी होती है वो ऐसे सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व करें, ऐसे लिक्विड के अंदर हम डिसॉल्व करें उसको जिसके अंदर हाई टेम्परेचर पे ये ज्यादा होगा। दूसरे की टेंशन हमें क्या हो सकता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, वो हमें चाहिए ही नहीं है। हमें इसकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लेवल का काम ही इसलिए करता है, वो हाई टेम्परेचर पे इसको ज्यादा डिसॉल्व करेगा और लो टेम्परेचर पे इसको कम डिसॉल्व करेगा। तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व करवा के उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से देखो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसको ठंडा करना है। जब नॉर्मली इसको ठंडा करोगे ना तो वो जो ये चीज होगी ना, वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होना है, लो टेम्परेचर पे कम डिसॉल्व होना है। इसका मतलब सर्दी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस सोलुबिलिटी के टेम्परेचर के ज्यादा करने से ज्यादा सोलुबिलिटी वाले फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्रिस्टलाइजेशन में वो जो है ना फैक्टर, वो जो फैक्टर है ना वो इस पे अप्लाई करते हैं क्रिस्टलाइजेशन बनाने, क्रिस्टल बनाने में। ठीक हो गया? इसका मतलब हमने सिंपल जो है ना ये इस फैक्ट को ध्यान में रखना है जिसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, बाकी भाग में वो हमें मतलब उसका नहीं, उसकी बात समझ आती है। फिर वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे ना, असल में क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो असल में प्रोडक्ट हमारी प्योर हो जाएगी, प्रोडक्ट हमारी प्योर हो जाएगी, फिर उसके अंदर से इम्प्योरिटी हमारी खत्म हो जाएगी। वैसे भी देखिए 100% की चीज कोई भी नहीं होती, तो 99 या 98% भी अगर प्योर हो जाती है जो काबिल कबूल होती है तो इसका मतलब ठीक है। 100% कोई भी चीज प्योर नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई एटम, कोई ना कोई पार्टिकल लगा ही हो सकता है। लेकिन ये है कि पहले अगर 70 या 60% ही प्योर, तो अब 90 या 95 99 प्रोडक्ट प्योर हो गई हमारी। इतनी बात समझ आ गई है? ओके, ये था क्रिस्टल्स ऐसे बनते हैं। ठीक हो गया? सोलुबिलिटी का जो टेम्परेचर के साथ विद टेम्परेचर राइज हो तो सोलुबिलिटी इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर कम हो तो सोलुबिलिटी कम हो जाए। ऐसी ये वाली प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं हम, फिर क्रिस्टल्स बनते हैं। ओके, उसको कहते हैं जनरली द सोलुबिलिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलुबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। सोडा वाटर bottles are stored in refrigerator to keep carbon dioxide dissolved in water for a long period of time. कहता है जनरली जो होता है ना सोलुबिलिटी ऑफ द गैसेस जो होती है ना वो टेम्परेचर के साथ कम होती है, जो पहले ही पढ़ के आ चुकी हुई है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं ना, ये कोका कोला, स्प्राइट वगैरह, ये वो आप अगर किसी से कोका कोला या स्प्राइट की बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी है ना, वो उनका कोल्ड ड्रिंक्स का नाम ही कोल्ड ड्रिंक इसलिए है कि अगर आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर में गर्म पे पियेंगे ना, आपको लगेगा आप पानी पी रहे हैं, आप वो सारी ही गैस फटाफट निकल जाएगी। ठंडे में क्या होगा, जब ठंडा करके पिएंगे ना तो सारी जो गैस होगी ना वो अंदर जो लिक्विड होगा ना उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आपको जायका अच्छा मिलेगा। इसलिए जब भी कोका कोला वगैरह होती है ना वो कहते हैं ठंडी करके दो। कस्टमर क्या भी है ना, क्या मुझे गर्म बोतल दे दो, फिर भी ठंडी बोतल निकाल के देंगे क्योंकि जायका ही तब आता है। नहीं तो फिर आपको अगर गर्म पियोगे ना, मेरी बात सुनिए, अगर आप गर्म स्प्राइट पिए और आप ठंडी स्प्राइट, नेक्स्ट कोला गर्म पिएंगे, नेक्स्ट कोला ठंडी पिए, आपको फर्क पता लग जाएगा। गर्म पिएगा आपको ऐसे आप ना सिर्फ सिंपल पानी पी रहे हैं जिसमें काली ईंट बनाई हुई है, और अगर ठंडी पिएंगे आपको सही जायका आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना वो ठंडे टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा डिसॉल्व होती है उसके अंदर, वाटर के अंदर, फिर जाके जो है ना वो जायका आता है हमें। मेरी बात समझ लगी है? ओके सर, इतनी बात भी समझ लगी है हमें। इसके बाद वो कहता है कि ये जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये की पॉइंट्स मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा, उसके अंदर सारे की पॉइंट्स के ना रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि किताब नहीं है आपको पता है, हमने इसको हर तरीके से पढ़ना है, तो ये सारे की पॉइंट्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं। फिर भी एक बार हम अगर कहते हैं पढ़ लेते हैं एक बार। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच
Chemistry is that branch of science which deals with the composition of matter, changes in matter, and the laws govern these changes. ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उधर बुक में इससे मेरे सब्सटेंस के बारे में बात की हुई थी, असल में मैटर ही थी सही थी। बस वो बुक में पता ना आपको संग्राम ने विषय बताई होगा, हमने मैथ्स में भी देखा है कि गलतियां जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, और वो गलतियां मिस्टेक्स ऐसी हैं कि उसका बंदा क्या करे, कुछ भी नहीं कर सकता, जो है हमें वो याद करना ही करना है। ओके, कहता है टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट, देखिए की पॉइंट्स का, टू अंडरस्टैंड द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर इट्स मेन ब्रांचेस अमंग सो मेनी अदर। कहता है कोई भी चीज़ है, बायोलॉजी है या फिजिक्स है, उसको डिफरेंट ब्रांचेस में डील किया गया है ताकि जिसका जो इंटरेस्ट है वो वाली ब्रांच में चला जाए। सब चीज़ों को हम इकट्ठा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पहले साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम इंग्लिश पढ़ी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में उसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। देन उसके बाद हमने केमिस्ट्री के अंदर भी उसको भी आगे ब्रांचेस में डिस्कस किया, फिर ब्रांचेस के अंदर भी सब ब्रांचिंग है, फिर सब ब्रांचेस के अंदर भी सब डिवीजन है, सब डिवीजन के अंदर भी मतलब मजीद ज़्यादा जितना आप उसको स्टडी करेंगे उतनी उतनी चीज़ें फैलती रहेंगी। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मोबाइल पे देखते हैं ना, मैप खोलते हैं, आप मैप को ऐसे करते हैं जूम, वो थोड़ा जूम हो जाता है, आप मैप को करते हैं और जूम, तो और जूम हो जाता है, आप और जूम करते हैं और डिटेल्स दिखलाती हैं। ये कैमरे का अगर 1x 2x 3x 4x 5x 8x 10x 30x 100x तक चले जाते हैं आजकल तो कैमरे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल दूर की बहुत ज़्यादा डिटेल नजर आती है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ मैटर एग्जिस्ट मेनली इन थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस distance between the particles which they contain. Plasma is regarded as a fourth state of matter which is not normally observed in this world. Most of the matter present in the rest of the universe exists in this state. मतलब इस वर्ल्ड के अलावा इस वर्ल्ड के बाहर, इस अर्थ के बाहर जो स्पेस है उसमें हर चीज प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती है ज़्यादातर। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन द इंटरमीडिएट स्टेट्स which are at the borderline of its two principal states between liquid and gas or liquid and solid. लिक्विड एंड गैस सुपर क्रिटिकल लिक्विड आ जाए, फ्लूइड आ जाएंगे, लिक्विड क्रिस्टल वो एग्जांपल आ जाएगी जो कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द डिस्टिंक्ट एंटिटीज called element compound mixture. Matter, compounds and mixture have a distinct property individually and they are different from one another. Solution, suspension and collider solution are different from different forms in which the mixture usually exists. They have their own characteristic properties. Different solutes have different solubilities in a particular solvent. Solubility of the solute is the amount of the solute which can dissolve in 100 grams of a solvent at a particular temperature. Change in temperature has different effects on the solubility of different compounds. मैंने सारे की पॉइंट्स पढ़ लिए। सारे की पॉइंट्स पढ़ने का मकसद ये था कि कोई ऐसा की पॉइंट ना हो जो हमारे जहन से ना गुजरो। सारे की पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सिंपल लिखे हुए हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ की पॉइंट ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं प्रिंसिपल चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर कहीं कहीं पे ब्लंडर्स मारे गए हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि उसको ना हम कर सकते। चैप्टर 1 के नोट्स जो है ना हमारे बहुत माशाल्लाह से ना बहुत लेवल के बने हुए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से कोशिश करेंगे चैप्टर 2 के नोट्स जो है ना वो भी एक मास्टर कॉपी लेवल के बने इंशाल्लाह। बनने को घबराए ना, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना अगर हम बुक से हट के थोड़ी ज़्यादा भी पढ़नी पड़ जाएंगी ना हमें, वो हमारा फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हमारा नॉलेज यकीन हो जाएगा, ठीक हो गया। हमें जब क्वेश्चन आंसर हम जो एक्स्ट्रा करते हैं ना, जो अभी हम करेंगे उनमें उनका आंसर करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। कोशिश हमेशा ये की जाएगी कि इंग्लिश बिल्कुल सिंपल रखी जाए, हेडिंग्स लेवल की हो ताकि हेडिंग के बाद इंग्लिश बहुत जेब में आती जाए और लिखते जाए बंदा। ओके सर, ये भी हमने कवर अप कर लिया। देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। ओके, ऐसा करेंगे कि एक केमिस्ट्री के थर्ड या मतलब आइटम फोर्थ वीडियो केमिस्ट्री की पेंडिंग है, उसके साथ ये वाली वीडियो को जो आज की 1 घंटे की जो वीडियो बनेगी ना एक्सरसाइज की, इसको मैचअप करके चैप्टर 1 को क्लोज कर देंगे। फिर चैप्टर 2 की जो ना 2 से 3 वीडियोस हैं, इनकी चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया होगा। वो चैप्टर 2 की सारी 2 3 4 वीडियो जितनी भी होंगी ना, ऐसा करूँगा चैप्टर 2 को सारा क्लोज कर दूंगा। वो आप समझें कि आप 2 या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा में ना कोशिश करेंगे वो सारा क्लोज कर देंगे, उसकी मूवी सारी इकट्ठी हो जाएगी,
फिर हम मंडे से चैप्टर 2 को लिखना स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह जो है ना हम चैप्टर 2 की जो है ना एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। फिर हम चैप्टर 3 शुरू कर लेंगे। चैप्टर 3 पे हम कोशिश करेंगे कि हम रमज़ान से पहले कर लें। 3-4 चैप्टर्स अगर हमारे रमज़ान से पहले हुए थे ना, नोट्स आप लोगों के पास है, आप लोगों का सबका आप लोगों ने रमज़ान में सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कोई नया काम नहीं करना, ठीक हो गया। ये मुश्किल नहीं, ये आसान चीज़ है, ठीक हो गया, ओके। अब वो कहते हैं सुपर मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन द स्टेट ऑफ द, मैंने बताया था नियॉन साइंस में मैटर कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता है? लिक्विड क्रिस्टल में है, और ये तो उसको छोड़ो, प्लाज्मा में यूज करता है, वो तो वैसे ही प्लाज्मा में यूज करता है। प्लाज्मा में होता है नियॉन साइंस में जो बोर्ड वगैरह साइंस वगैरह नहीं होते, उसमें प्लाज्मा में यूज करता है। और हमें हैजर्ड्स का मतलब होता है डेंजरस effects of shopping bag are studied in very good। ये देखिए ना, ये दिमाग का इस्तेमाल था, ये बिल्कुल बंदे ने ना थी। अब बुक में तो नहीं बताया उसने कि शॉपिंग बैग कहाँ से आते हैं, हमें तो पता है कि शॉपिंग बैग प्लास्टिक के होते हैं। गवर्नमेंट ने बैन लगाया था कि यार प्लास्टिक या जो है ना प्लास्टिक या रबर यानी कि इसका ज़ाया ना करो। ये जो होता है ना, ये बाद में फिर ना गले को पड़ता है। असल में गले को ये पड़ता है कि जब ये आप ज़ाया करते थे ना, प्लास्टिक साल गंदे नालों वगैरह पड़ा है तो गलता नहीं है। अब हम जो इस्तेमाल करें ना, अब जो बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करें बायोडिग्रेडेबल, ये अगर आप गले से ये ना कुछ देर बाद ना पानी में अगर हल करो, कुछ देर बाद ये इतने से हो जाते हैं, इतना होता है ना, तो इतने से हो जाते हैं, उसके बाद ये हल हो जाते हैं, पानी में गल सक जाती है। प्लास्टिक असल में गल सकता नहीं है, इसलिए वक्त के साथ साथ ना वो पड़ा रहता है और वो काम खराब करता है, ठीक हो गया। इतनी बात समझ आ गई? थैंक यू। ओके सर, द मैन मेड पॉलीमर इज, जो मैन ने बनाया है, देखिए स्टार्च दुनिया में बनता ही बनता है, प्रोटीन भी बनता ही बनता है, सेलुलोज तो ऑब्वियसली प्लांट्स में होता है, तो पॉलीस्टाइरीन जो है ना ये मैन मेड है, इसलिए ये मैन ने बनाया है। ये क्या है? स्टाइरीन के मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर दिया तो पॉलीस्टाइरीन बन गया। स्टाइरीन के देखिए मैंने पहले भी बताया था, आपको याद होगा, पॉलीमर का मतलब है ज्यादा यूनिट्स जो होंगे ना, मोनोमर्स जो होते हैं ना, मोनोमर होता है एक यूनिट, ज्यादा यूनिट्स को इकट्ठा कर दोगे तो पॉलीमर हो जाएगा। जैसा ट्रेन है ना, वो ट्रेन ऐसे है कि वो कैबिन्स को इकट्ठा बना दोगे, जोड़ दोगे आपस में, असेंबली कर दोगे तो वो ट्रेन बन जाएगी, ओके। द क्रिस्टल ऑफ द सब्सटेंस हैज अ रोम्बिक शेप, सल्फर है इसका आंसर। ये हमने पहले पढ़ के आए हैं एलोट्रोपिक फॉर्म में, कि सल्फर की एक खलासी होती है एलोट्रोपिक, जो कि रोम्बिक शक्ल में होती है। व्हिच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? देखिए कि मिल्क जो है ना वो नहीं है, विनेगर सॉल्यूशन भी नहीं है। स्लेट लाइम फॉर व्हाइट ऐश, व्हाइट वॉश, स्लेट लाइम, यस ये है स्लेट लाइम फॉर व्हाइट वॉश। असल में अगर आप जो सफेदी नहीं होती है, असल में ये वो है, स्लेट लाइम फॉर व्हाइट वॉश भी करते हैं ना, वो सफेदी को कहते हैं, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन है, ओके। उसके बाद कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इसमें से हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा होगा जो पूरा सा सही तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। अब सॉल्यूशन भाई जैसे ही लफ्ज आएगा सॉल्यूशन, इसका मतलब वो हेटेरोजेनियस तो हो सकता है, ओके। कंक्रीट का जो मिक्सचर है ना वो इसका सही आंसर है। हॉट चॉकलेट भी जो होगा ना वो भी एक सॉल्यूशन बन जाता है, ओके। अ स्टेट ऑफ द, देखिए नहीं समझदारी से काम नहीं है ना, सॉल्यूशन का लफ्ज आ गया जी, सॉल्यूशन में दो चीजें, इसका मतलब है ये तो सॉल्यूशन का लफ्ज आ रहा है, ये तो होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा, ये तो हेटेरोजेनियस हो ही नहीं सकता। A state of the matter whose properties are between those of the liquid and the crystalline solids, liquid crystal, ठीक हो गया। When the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as, dispersed का मतलब क्या है जी? When the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, the mixture is named as, अच्छा ये लिखा हुआ है कि जो टाइनी पार्टिकल्स जो होती है ना, जो विजिबल होते हैं, टाइनी विजिबल पार्टिकल्स और आर डिस्पर्स्ड थ्रू अ मीडियम, मतलब ऐसा में ना अगर एक सॉल्यूशन, अगर एक चीज पड़ी हुई है उसके अंदर से टाइनी जो होंगे ना विजिबल पार्टिकल्स हैं तो वो गायब हो जाए थ्रू अ मीडियम, द मिक्सचर इज नेम्ड एज
ओके, हमने ये याद होगा आपको पीछे ना कोलाइडल की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था ये था सॉल्यूशन ये सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन है। असल में इसका मतलब है कि when the tiny visible particles of a substance are dispersed through a medium, मतलब यानी कि एक फिल्टर पेपर वगैरह है ना, अगर उससे गुजारते हैं तो उससे ये tiny visible particles गायब हो जाते हैं ना, मतलब उसके ऊपर रह जाएंगे ना, तो जो चीज़ बचेगी ये ऐसा कुछ नहीं होगा ना, वो सस्पेंशन होगा, ऐसा मिक्सचर में सस्पेंशन होगा। इसका हम सस्पेंशन लगा दिया अभी यार। ओके, a solution of KClO3 has a solubility of 13.2 gram per 100 centimeter cube per volume. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? देखिए हमें देखना पड़ेगा कि KClO3 जो है ना वो कौन सी वाली ग्राफ है उसका। KClO3 का सिर्फ ग्राफ देख लो ना। हाँ, टेम्परेचर को ज्यादा करने से KClO3 की जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे है। टेम्परेचर को ज्यादा करने से KClO3 जो है ना वो ऐसे जा रहा है। इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा करने से उसकी सोलबिलिटी भी ज्यादा हो रही है। उसने क्या किया, उसने क्या है कि अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो इसकी सोलबिलिटी भी कम होगी, डिक्रीज होगी। You are studying the rate of the hydrolysis of the starch under different conditions of temperature. In which branch of the chemistry this topic will fall? देखिए जी स्टार्च है उसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, उसकी रिएक्शन वगैरह कर रहे हो। स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक। इसका मतलब ये कौन सी केमिस्ट्री आ रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। इसमें कोई मसला तो नहीं है? पक्की बात है? यस। ओके, द रेट आई थिंक रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस, इसमें एक तो स्टार्च की वजह से उसके रिएक्शंस पढ़ने लगे हम, तो उसका तो रिएक्शंस जो होंगे ना वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। ठीक है। लेकिन अगर रेट जो है ना, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री के निकालेंगे, शुरू में निकालें फिजिकल केमिस्ट्री दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ द सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इट प्रोवाइड्स क्लियर explanation as to how fundamental physical laws govern. Physical chemistry is also particular they change the rates of reaction and thus optimize the condition to carry out. देख रहे हैं rates of reaction होते हैं ना physical chemistry में बढ़ते हैं, तो I think ये physical chemistry भी इसका आंसर हो सकता है, but I'm not sure, अभी पता कर लेंगे थोड़ी देर तक। ओके, इसके अच्छा हमारी जो केमिस्ट्री की जो बुक है ना, इसके अंदर ना एक तो शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे हुए हैं, एक उसमें कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस पूछा हुआ है, एक उसने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और एक उसने इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब सर जी देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ही हैव आस्क्ड, मतलब इसने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है ना हमसे पूछे हुए हैं, व्हिच मींस कि वी हैव टू आंसर वन बाय वन। जब वन बाय वन हम सबका आंसर कर लेंगे, इट मींस कि हमारा पूरा चैप्टर भी बन जाएगा। हम चैप्टर के अलावा अब देखा, अब यहाँ पे जो है आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री अब नया कोर्स है, डिफिकल्ट कितना है। यहाँ से कहानियां जरा डिफरेंट शुरू हो रही है, यहाँ से आपको एविडेंस मिलेगा। देखिए मेरे रोज कहता हूँ यार कोर्स बड़ा मुश्किल है, आप लोग कभी मेरी बात मानते हैं, कभी मेरी बात नहीं मानते, लेकिन अब आप लोग वाकई मानेंगे, अब आप लोगों को नजर आएगा तो आप लोग कहेंगे हाँ यार सर ना सही कह रहे हैं, सर ना झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि किताब जो है मुश्किल है। ये ना आप लोग सर क्लास के ना ये आप लोग कर देंगे, ये ना ठीक है, ये वाला तो खराब है। ओके, अब इसका मतलब है कि सर इट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी लेवल जो है ना इसका भी हमें शो हो जाएगा। ओके, सब लोग जो है ना एक बारी जो है ना सारे क्वेश्चंस को सबको ना एक चीज़ों को एक बारी पढ़ ले, बुक से पढ़ ले एक बारी, ठीक हो गया? देन वी विल स्टार्ट। ओके तुम बहुत लेट आई हो, तुम लेट आई हो।
तो सर सॉरी सर, आइंदा से नहीं होगा, हम इस किस्से को बोल जाएंगे और हम आगे जिंदगी में बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम आगे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही हो। ओके, आप लोग स्टूडेंट्स ये जो आखिरी एमसीक्यू है ना, इसका आंसर मैं फिजिकल केमिस्ट्री लगाए। असल में ना मुझे पता है कि सभी हाइड्रोलाइसिस ऑफ द स्टार्च, और स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन पढ़ रहे हो आप, तो सर जी आपको ये पढ़ना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो यू आर नॉट स्टडीइंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, यू आर स्टडीइंग द रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। if we are studying the rate, if we are studying the कहते हैं measurement, if we are studying the measurements, or if we are studying the physical quantity and physical things of our reaction, then it will fall into the branch of the chemistry, which branch of the chemistry, physical chemistry। क्योंकि physical chemistry में आप लोग physics का इस्तेमाल करके measuramental चीजें जो है ना, रिएक्शंस की मेजरमेंट्स को देखते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लास्ट एमसीक्यू है ना, इसका निशान आप फिजिकल केमिस्ट्री पे मार्कअप करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इसका राइट आंसर है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बट इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेट का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी होता है, कितनी कम जल्दी होता है। अगर तो हम देख रहे हैं यार इतनी स्पीड से और हमने पहले में नोट कर लिया, उसके बाद हम सोचते हैं कि यार इसको और जल्दी करना है ताकि हमें प्रोडक्ट जल्दी मिले, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें अच्छी मिले, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये फिर जो है ना ये सारा ऑप्टिमाइजेशन में काम आ जाता है। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, वो ऐसे शॉट मारता है और एज रख के छिक्का हो जाता है। अब ये तो वो बेचारा लकी था कि बैट के एज पे लग के छिक्का हो गया। असल में क्या होना चाहिए था कि बैट के बड़े लेवल पे जब वो जहां पे शॉट मारता था ना, वहीं पे बैट के बड़े अच्छे स्पॉट पे लगे और फिर छिक्का लगे। तो इसका मतलब है कि यार उसको चाहिए कि अपनी शॉट्स की सिलेक्शन को देखे कि मुझे कैसे करना है। अगर तो एज रख के छिक्का हो रहा है तो अंदाजे से हो गया, इसका मतलब वो अपनी शॉट्स की प्रैक्टिस करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा कि कौन सी शॉट किस बॉल के लिए करेगा। अगर बॉल इधर गिर रही है तो उसको ऐसे शॉट खेलनी है, ये नहीं कि उसको हर बॉल की शॉट उधर ही मारनी है। मेरी बात में लगी है, मार लेगा कभी वो, कभी नहीं भी मारेगा, कभी आउट होने की भी चांस है। बेहतर है कि वो ऑप्टिमाइज की खेले कि जो चीज जानती है ना उसको उधर के खेले। तो फिर हम ना ऑप्टिमाइज जो चीज होती है ना, इसके लिए हम स्टडी करते हैं यार कौन सा रिएक्शन हमें जितनी कोई भी रिएक्शन है वो जितनी जल्दी मिल सके, प्रोडक्ट अच्छी मिल सके, इसलिए ये सब कुछ जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक हो गया, वो सस्पेंशन वाला तो हमारा क्लियर हो गया वो पॉइंट। चलिए ठीक है, अब आप लोग एक बड़ी प्रोसेस को स्टडी करें ताकि मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो। बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स है, मेकिंग इट इजियर इसलिए हमने इसकी ब्रांचें बना दी है। दूसरी बात, साइंटिस्ट ने जो ब्रांचें बनाई है ना, तो वो उसको स्टडी करने में उनको आसानी है। इट अलाउज साइंटिस्ट टू स्टडी स्पेसिफिक एरिया, मतलब ब्रांचेस बनाई है कि जिसका जो दिल करता है वो उसमें पढ़े। तीसरी बात कि देखिए कि हर ब्रांच जो है ना वो डिफरेंट चीज़ पे फोकस कर रही है, इसलिए साइंटिस्ट को ना इनको डिफरेंट ब्रांचेस पे बनानी पड़ी है हमें इनको। इज इट ओके? ओके, थोड़ा सा अगर लंबा करना चाहते हैं, इट अलाउज साइंटिस्ट टू स्टडी स्पेसिफिक एरियाज, आप यहाँ पे सकते हैं फॉर हैविंग डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उनको ये काम करना पड़ेगा। डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं आप लाइन कंप्लीट करने के लिए। और अगर यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फोकस है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट मैटर की चीज़ों के लिए एस्पेक्ट, डिफरेंट एंड मैटर की चीज़ों के लिए स्टडी करने के लिए है। जैसे फॉर मैटर अगर आपका इनऑर्गेनिक है तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, अगर आपका मैटर ऑर्गेनिक है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े। अगर आप मैटर के मतलब अगर आप कहते हैं इन्वायरमेंट से टेंशन ले रहे हैं, इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिएक्शन वगैरह ये हो रहे हैं तो पोल्यूशन वगैरह पे, तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। मेरी बात को लग गई है? पहला क्वेश्चन की 3 रीजंस हमें मिल गई, ये 3 रीजंस पूछी थी उसने, हमने 3 रीजंस बता दी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट रिएक्शंस may take place due to electrons present outside the nucleus or they take place inside the nucleus. Which branch of chemistry covers these two types of the reactions? Reactions अब involving, देखिए अब आप मेरी बात याद रखें। नॉर्मली अगर हमने रिएक्शंस पढ़ने हैं मैटर के, जो कि नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, जो कि नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, वो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स
के रिएक्शंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर रिएक्शन उसकी वजह से हो रही है तो वो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, वो पूरी केमिस्ट्री में हमने वो पढ़नी होती है। ठीक हो गया, मेरी बात ना बोर्ड सुनना, पूरी केमिस्ट्री में हमने ना वो ही पढ़नी होती है, हमारी केमिस्ट्री असल में उसमें फोकस है। लेकिन जब हम रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर पढ़ते हैं, जो कि हमारे चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव वाले, ये ना फिर फिजिक्स के साथ लिंक करती हैं। ये फिर ऐसे है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती है दोनों आपस में ना मिक्सअप हो जाती हैं, तो फिर जो इसे कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये असल में हम भी पढ़ेंगे और जो फिजिक्स वाले होंगे ना वो भी पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो अब क्योंकि रिएक्शन है तो रिएक्शन न्यूक्लियस के बाहर भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी रिएक्शन होते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होते हैं वो तब होते हैं जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इम्बैलेंस होते हैं, न्यूक्लियस आपका स्टेबल नहीं होता, और जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता तो वो हर वक्त शुआएं छोड़ होता है, रेडिएशन छोड़ होता है, रिएक्शन होते हैं तो रेडिएशन छोड़ होता है, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये हमने पहले पढ़ के आए चैप्टर 2 में, कल परसों में पढ़ा है। देखिए जी, हमने चैप्टर 2 पढ़ लिया तो उसकी चीज यहाँ पे भी आ गई। इट्स ऑल कोइंसिडेंस, मतलब ये एक हादसा है कि हमने कल ही पढ़ा और आज इसका क्वेश्चन भी कर लिया हमने। ठीक हो गया, तो ये अच्छी चीज है काफी। ठीक है, चीजें लिंकअप है, इजी रखेंगे तो ज्यादा अच्छी समझ लगेगी। अगर सर पे सवाल करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि हमें जितनी चीजें हो सकती हैं इजी रहे हमारे लिए। ठीक है, तो रिएक्शन अगर नॉर्मल रिएक्शंस हैं तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे, और अगर न्यूक्लियस के रिलेटेड रिएक्शंस हैं तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएंगे। ओके, ठीक है। आउटसाइड द न्यूक्लियस किसकी वजह से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियस अगर कोई भी रिएक्शन हो रही होगी वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से होंगे, वो हमें पता है। लेकिन इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द रिएक्शंस inside the nucleus are studied in nuclear chemistry. Yes, nuclear chemistry. चलिए, ये भी सब कवर अप कर लिया हमने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कह रहा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमने याद किया था क्या, ये दो चीजों पे है, एक है कि क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज हमें मिलती है, हमने उसका एनालिसिस करना है। हम पहले देखेंगे यार ये चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर हम देखेंगे ये कितनी कितनी चीजों से मिलकर बनी है, दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कभी भी अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़े या क्वांटिटेटिव एनालिसिस में प्रॉब्लम आ जाए तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। ठीक हो गया, ओके। इसकी बात समझ आती है जी। आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं कि अगर किसी चीज की आपने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि उसमें कितनी चीज कोई मौजूद है, और अगर आपने पता करना है कि उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी इन्वॉल्व है, आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई, मतलब आइडेंटिटी मतलब पता भी करना है कि कौन कौन सी चीज मौजूद है, और दूसरा जो चीज मौजूद है उसकी क्वांटिटी से मिलनी, दोनों चीजें जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स जो होती है ना हम सॉल्व कर लेते हैं। इतनी बात समझ लग गई है? ओके, ये बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि बहुत ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैव अ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस? अच्छा जी, ग्राफीन और ग्रेफाइट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ग्राफीन और ग्रेफाइट कह रहा है ये दोनों के स्ट्रक्चर जो है ना वो असल में हेक्सागोनल ही है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आपको बताना है हमको। इज इट ओके जी? ओके, अच्छा देखें, ग्राफीन जो है ना ये एक लेयर है जो कि सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम है। ये जो पूरा होगा ना ये आपस में ना, ठीक है, ये लेयर्स वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये आपस में ना हल्की वीकली ना बॉन्डिंग होती है। ये जो लेयर वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना ये है ग्रेफाइट। ये क्या है? ग्रेफाइट। और अगर मैं सिंपल एक लेयर की बात करता हूँ ना, ये सिंपल एक लेयर की बात करता हूँ ना, उसे हम कहते हैं ग्राफीन। क्या कहते हैं? ग्राफीन। तो वो कहता है कि जो ग्राफीन है ना वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है कार्बन का, और ग्रेफाइट जो है ना वो लेयर जो आपस में बॉन्डिंग हुई होती है ना वीकली, उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेफाइट।
ये भी हेक्सागोनल होता है, पूरा भी हेक्सागोनल होता है, और ये सिंगल लेयर वाला भी हेक्सागोनल होता है। अब फर्क ये है कि ये वीकली जो ग्रेफाइट होता है वो वीकली ग्राफीन की वीकली रेड्स जो होती है ना आपस में टच हुई होती हैं, और जो ग्राफीन है ना, ग्राफीन इसमें सिंगल लेयर कार्बन एटम बड़े स्ट्रांगली आपस में लगे होते हैं। मतलब लेयर तो स्ट्रांग है लेकिन लेयर्स आपस में स्ट्रांग नहीं है। उसमें ये थोड़ा सा याद रखने सही रहेगा। ओके ग्राफीन इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगी, लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। परपेंडिकुलर टू लेयर्स, परपेंडिकुलर टू लेयर्स पास नहीं करती, पैरेलल टू लेयर्स मतलब लेयर्स के थ्रू पास ऐसे कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया। ग्रेफाइट जो ग्राफीन होता है ना, इज अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न मेकिंग इट मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंडक्टिव देन ग्रेफाइट। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आराम से सिंगल लेयर से आराम से कर सकती है, लेकिन एज अ होल जो ग्रेफाइट है ना उसमें से पास करना अगर हम ये स्ट्रक्चर बना लेना, ये डायग्राम बना लेना तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। देखिए मैंने ना इस तरह से ये हल्के की लेयर से आपस में बहुत ही जुड़ी होती है, लेकिन मैं स्पेस होती है, लेकिन जो एक लेयर है ना, लेयर जो ऐसे किसी तरह ये असल में ग्राफीन है, और एज अ होल पूरा अगर आप उसमें अटैच नहीं हुए उसे ग्रेफाइट है। एक लेयर जो होगी वो ग्राफीन है और सारा जो वो ग्रेफाइट है। ठीक है, समझ लगी है। अगर कभी आपको सिर्फ एक लेयर नजर आएगी ना कार्बन एटम्स की, सिर्फ एक लेयर नजर आएगी कार्बन एटम्स की, तो वो अलग से नजर आएगी, वो ग्राफीन है। ठीक है, आप ऐसा कीजिएगा कि इसको ना इसके साथ में ना मिलाएं, मैं आपको ऐसा करता हूँ, ये ग्रेफाइट सारा हो गया, ठीक है, और साइड में ना इससे लिख लीजिएगा ठीक हो गया। अब इसमें आपको ना मसला नहीं रहेगा, ये है कि ये सिंगल लेयर है जिसमें कार्बन एटम आपस में अरेंज हुए हैं और हेक्सागोनली है। क्या है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इनका। इधर जो है लेयर जो कार्बन के लेयर जो स्ट्रक्चर है ना, कार्बन के सिंगल या दो तीन कार्बन के जो होंगे ना, आप इनका लेयर स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन ये सारी लेयर आपस में वीकली हुई है। और ये भी जो सारा स्ट्रक्चर जो टोटल स्ट्रक्चर जो बनता है ना, ये भी टोटल स्ट्रक्चर जो बनता है ना, वो भी हेक्सागोनल होता है। अब दोनों हेक्सागोनल, इधर लेयर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, इधर डिफरेंट लेयर्स आपस में लूजली या वीकली बाउंड हुई है। ठीक हो गया। ये वाला सीन में जो एक ही बस है, तो लेयर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर है, और वो एक सिंगल कार्बन एटम की लेयर पे बेस करता है ग्राफीन, और सिंगल कार्बन एटम की बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके, व्हाट आर सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स? व्हाई आर सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट? ठीक हो गया। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज़ दे कैन डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक मीथेन। सुपर फ्लूइड, ये मेरी गलती हो गई, मैंने स्पेलिंग लिखी सुपरक्रिटिकल फ्लूइड असल में मेरी बात सुनिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टियां लिक्विड की हैं, कुछ प्रॉपर्टियां गैस की है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यार वो जो होता है ना, ये दे के डिसॉल्व होता है, लिक्विड प्रॉपर्टी वो अपने चीजों को हल कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है लिक्विड चीजों को। और गैस की प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की होती है। डिफ्यूजन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, पूरे कमरे में जल्दी से जल्दी फैल जाएगा परफ्यूम की। ठीक हो गया, वो डिफ्यूजन कहते हैं इसको। तो इसकी सुपरक्रिटिकल फ्लूइड जो है ना, उसके अंदर लिक्विड की भी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर गैस की प्रॉपर्टी है। इसलिए जहाँ पे हम ये एक चीज ऐसी है जिसके यूजेस, लिक्विड की जो यूजेस होती हैं और जो गैस की यूज होती हैं, इसकी यूजेस लिक्विड यूजेस प्लस गैस की इसकी यूजेस ज्यादा है, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी यूजेबिलिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज्यादा है। कहता है इसको आप यूज कर सकते हो एक्सट्रैक्शन के लिए, कोई चीज अगर निकालनी है तो किसी चीज का इसको हल करो और निकाल दो। क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करो, जैसे सॉलिड बनाते हो और वो साफ कर लो क्लीनिंग के लिए, और सॉलिड के तौर पर मतलब इसके लिए कोई चीज डिसॉल्व भी कर सकते हो आप। ये वेरियस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है सुपरक्रिटिकल फ्लूइड्स। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक चीज में 2 in 1 है। क्या है ये? 2 in 1। ये ज़हन में रखना। क्या रखी थी? 2 in 1। 2 in, ठीक हो गया। ये 2 in 1 लिख नहीं देना उधर, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि दो की प्रॉपर्टीज है। दे हैव two states of metals property, two states of metals property in one. ठीक हो गया। We have a liquids and as well as gas properties in supercritical fluids. That's why they are very important and they have the various applications across the industry. Okay.
ओके उसके बाद आ गया इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। देखिए मैटर जो सन में एग्जिस्ट करता है वो किसमें एग्जिस्ट करता है? सॉलिड प्लाज्मा। यस अभी क्या पढ़ा था कि अर्थ के बाहर जितने भी सारे प्लैनेट सब कुछ जो भी सब कुछ है वो क्या है? प्लाज्मा। वो ज्यादातर प्लाज्मा में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड लिक्विड वहां पे आपको गैस वगैरह बड़ा कम मिलेगा, लिक्विड तो मिलता ही नहीं है। मतलब वहां पे ना एटम वगैरह होते हैं वो इतना टेंपरेचर हाई होता है सन की भी, तो वो सारे टेंपरेचर एटम जो है वो अपने अंदर से अब देखिए टेंपरेचर हाई होगा तो एटम को एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस से इक्विलिब्रियम नहीं लेगा, वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, वो इतनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा कि वहां से निकल ही जाएगा। जब वहां से निकल ही जाएगा तो एटम क्या बन जाएगा मतलब उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे पॉजिटिव। अब जो प्लाज्मा होता है ना उसके अंदर पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्स हुए होते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। गैस के सिर्फ मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन वो मॉलिक्यूल होती है, वो आयन नहीं होती है। लेकिन प्लाज्मा के अंदर इतना ज्यादा टेंपरेचर कर दिया गया होता है, ज्यादा हाई टेंपरेचर पे ही होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ना वो लग रहे थे। नियॉन साइंस जो होते हैं ना कभी आप इसकी स्क्रीन पे टच नहीं कर सकते, टेंपरेचर हाई होता है। मेरी बात सुना था अब मेरी बात में और सुने, वो अगर आप कभी टच कर भी लेंगे अगर आपको नहीं नीचे लगेगा, उसकी वजह ये है कि उन्होंने 3-4 शीटें अंदर लिखा होता है, मतलब एक शीट फिर 2 शीट फिर निकल रहा होता है, थोड़ी स्पेस होती है कि उसकी हीट ज्यादा बाहर नहीं। अगर उसका ऊपर ग्लास टूट जाए तो फिर आप अगर टच करें ना तो ये सिंपल एग्जांपल आती है आपके ना जो ट्यूब है ना, ट्यूबलाइट जो होती है उसके अंदर भी यही सीन होता है, ठीक हो गया। वो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो जो गैस के अंदर बड़ी थी उस मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हैं उसको आयनाइज कर देते हैं, ठीक हो गया। ओके इसकी बस बनाती है ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये छोटा हो गया। 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफीन। ग्राफीन कहाँ पे काम आती है? तो ग्राफीन की इंपॉर्टेंस जो है ना आई थिंक हम लोगों ने लिखी थी जब ग्राफीन का टॉपिक किया था हमने, लेकिन देन अगेन दोबारा लिख लेते हैं सबको भी ख्याल आ जाएगा। इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन से मिलकर बना होता है। तो अब ऑब्वियसली ये नहीं है धरती का धरती इसमें जो इतने ज्यादा एटम्स हैं, असल में मकसद ये है कि इसके स्ट्रक्चर होते हैं सिंगल लेयर ऑफ कार्बन होती है बस। ग्रेफाइट डिफरेंट चीज है। ग्रेफाइट में ना आपको बता इसमें ग्रेफाइट जो है इस तरह होता है, उसमें सिंगल लेयर स्ट्रक्चर कोई सीन नहीं होता, उसमें काफी ज्यादा जो होती है ना वो लेयर्स लेयर्स होती हैं, लेकिन लेयर्स होती हैं। इसकी तस्वीर को जरा चेंज कर दीजिएगा, लेकिन ये एक लेयर होती है ना वो आपस में मिली होती है। इसमें सिर्फ सिंगल एटम की जो लेयर होती है, सिंगल एटम की लेयर फिर सिंगल एटम की लेयर फिर सिंगल एटम की लेयर, ठीक हो गया। इस तरह से होता है। Which form of matter do most of the material things in this world belong to? देखिए आप लोगों को एक ही लफ्ज नाम लगेंगे इस वर्ड में दूसरा चीज किसमें? सॉलिड में। किसमें? सॉलिड में। वेरी गुड। डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर, हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड। मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन और सल्फर की, और कोल डायमंड से डिफरेंट क्या है? कोल डायमंड से डिफरेंट क्या है? इसका आंसर अभी हमने नहीं लिखा, लेकिन बाकी ऊपर सारा आंसर हमने लिखा हुआ अपने एलोट्रोपिक वाले फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। इसके ऊपर लिखेगा व्हाट आर द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लिक्विड्स। ये हमने किया हुआ है, जो हमने टॉपिक किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, उसमें लिखा हुआ है। डिफाइन सोलबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, हाउ डज द सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज विद द टेंपरेचर, इंक्रीजिंग टेंपरेचर। सिर्फ इंक्रीजिंग टेंपरेचर बताना है और सोलबिलिटी की डेफिनेशन बतानी है। What types of movement are present in the gaseous and liquid molecules, ये भी हमने किया हुआ है, ठीक हो गया। मूवमेंट में कैसी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर में, प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस में और लिक्विड्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज व्हिच आर स्टडीड अंडर द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी हमने उसके में किया हुआ है, ठीक हो गया, जो ब्रांचेस की थी हमने।
ओके मैं देख रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चन ये ना असल में लिखते जाना था, आप लोगों को मैंने बताने का मतलब ऊपर थोड़ा टिक लगा दिया, सिर्फ वो जो हाउ डिफरेंट कोल इज फ्रॉम डायमंड वो नहीं लिखा। ठीक हो गया। असल में कोल जो होता है कार्बन के एटमों से मिलकर बना होता है, जो डायमंड है ना उसमें कार्बन के एटम होते हैं ना कैटिनेशन की होती है, वो सिंपल नंबर्स लिखा वो भी मैं बता दूंगा आपको, बाद में लिखवा दूंगा। बस बाकी टिक लगाते थे कि सर जी ये क्वेश्चन हमने टच कर ली है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव का सिर्फ पहला रह गया। पहले वाला जो है ना देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी बायोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर जहां पे पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में आती है वो। उसके बाद इकोसिस्टम के बारे में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स, फायरवर्क्स इनऑर्गेनिक है, उसके दरमियान जो रिएक्शंस होंगी वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। मेजरमेंट्स ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रा वाइड स्पेक्ट्रोमीटर, मेजरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में ही आएगा। ओके इसके बाद सर जी ये सारे डिस्क्रिप्टिव सारे क्वेश्चन हमने डील कर लिए जी उसे आगे नेम लिख दिया ना। यस यस आगे नेम लिखने, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है इसका मतलब है जो हमने चैप्टर में नोट्स बनाए हैं ना वो वहां से कवर अप हो जाएंगे, ये आगे भी हो जाएंगे। जब आपको पता चल गया कि यार ये वहां पे लिखे हुए हैं तो लिखने की जरूरत दोबारा, लेकिन जो पूछा है सिर्फ उतना लिखना, फिर एक्स्ट्रा नहीं लिखना। हमने टॉपिक तो बड़ा लिखा हुआ है ना, हमने टॉपिक तो बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसने पूछा हुआ हमने सिर्फ वही लिखना है। मेरा बताने का मकसद है कि ये वहां पे कवर अप हो रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हाउ डज कोल डिफर फ्रॉम डायमंड, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ, इसका आंसर छोटा सा साइड पे लिखवा दिया जाएगा ताकि वो उसके साथ मैच अप हो जाए, बाकी डिस्क्रिप्टिव सारे कंप्लीट हो गए। हम ना एक पैसे निशाने वाले के नोट्स की पढ़ी कि ये इसका आंसर ये है नहीं वो गाने की जरूरत नहीं है, हम बेवकूफ थोड़ी है, चैप्टर पूरा याद नहीं करना हमने, हमें खुद पता चल जाएगा कि मेरे तरह जो पूछेगा लिख लेगा। अब पेपर में तो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव अगर मैं कुछ और तरह बना दूं तो आप लोग ये निशान तो लगाओगे, अपने नोट्स भी खराब करोगे। ओके सर ठीक है समझ लग गई है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है ना वो आपने खत्म करवा दी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपने खत्म करवा दी है। नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी ओके कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना ये हमारे रह गए हैं, ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेटिव जो है ना वो बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, वो हमें खुद उनका आंसर ढूंढना है, क्योंकि उनका नाम इन्वेस्टिगेटिव है। वी हैव टू बिकम अ डिटेक्टिव, वी हैव टू प्ले सीआईडी, ठीक हो गया। ओके देखिए सीआईडी का मतलब क्या है, चलिए इतनी देर से आपको सीआईडी का मतलब ये था। यस शुक्र है आपने किसी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नॉट CID का मतलब केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टू इन्वेस्टिगेट केमिस्ट्री इन द वेरियस डेली लाइफ एप्लीकेशंस, ठीक है। केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी सी उधर भी इधर भी सी है, वो सी क्रिमिनल के इस्तेमाल करें, हम सी केमिस्ट्री के इस्तेमाल करेंगे। केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ओके। कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस को जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस मतलब ये है कि सर दैट इज द क्वेश्चन जिनका आंसर तेरे में नहीं है। देखिए जी आप मैं आपको क्या बताऊंगा, जो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो भी आप लोग बेचारों को डिफाइन में नसीब नहीं होंगे, ठीक हो गया। हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं ना ये भी वही थे, इसमें भी रीजन दो या उसमें भी दो, मतलब सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन क्या होता है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, हमारा ये काम ही नहीं है, ये पेपर आना ही नहीं है ऐसे, ये पेपर डिफाइन बायोकेमिस्ट्री डिफाइन केमिस्ट्री में आना ही, ये आना है कि व्हाट यू हैव स्टडीड इन व्हाट यू विल स्टडी या व्हाट यू स्टडी इन दी बायोकेमिस्ट्री। भाई आप बायोकेमिस्ट्री में स्टडी क्या करते हो, बायोकेमिस्ट्री क्या है ये हमें फर्क नहीं पड़ता, बुक में लिखा भी नहीं हुआ कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, आप पढ़ लें आप कर लें वो एक अलग चीज है, वो एक्स्ट्रा मैंने लिखवाया ही नहीं था इसलिए, क्योंकि जो बुक में था ना मैंने कहा यार उसके मुताबिक कर लेते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई थी इसकी, ठीक है। लेकिन आपने क्या स्टडी करते हो बायोकेमिस्ट्री में, या बायोकेमिस्ट्री की फील्ड किस चीज के रिलेटेड है, उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, ये पूछेगा वो हमसे। मतलब घी सीधी उंगली से नहीं निकालना, उससे घी उसमें उंगली निकालना, तो सारा चैप्टर जो है ना हमारा इस तरह से है, लेकिन घबराना नहीं है, हमने ऑब्वियसली करना तो है ही है। ओके नाउ वी स्टार्ट द कंस्ट्रक्टिव
क्वेश्चन क्या है, कहता हाउ डज अ सुपरक्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। A supercritical state look like a which has both properties of a liquid and a gas. It has some properties of the liquid and it has some property of the gas. It is the interstate between the solid and liquid. It consists of the some properties of liquid and some properties of gas. So liquid की properties ये होंगी कि it can be used as a liquid, can be used as for the cleaning, extraction, और जो gases की जो property होगी it diffuses like a gas. देखा ना कि in supercritical state has properties of both liquid and gases. ठीक हो गया? It can dissolve a substance like a liquid. It can diffuse like gases. मतलब वो सारा जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे ना आंसर आ सकता है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट ओके? ये बस बोला कि जितना काम पड़ा था हम कर लेंगे, इसका आप लोग आंसर दोबारा वहीं से उठा लेंगे। ओके सर, अगला क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। यार फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है? अब फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब समझे डिस्चार्ज ट्यूब ही है, गैस के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स बड़े हुए हैं, हाई डिस्चार्ज वोल्टेज जो है करंट पास किया जाता है और गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी उधर खेल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल भी है, तो ये डिफ्यूजन हो तो यानी कि वो प्लाज्मा बन गया। असल में यही चीज है। अब वो कहता है कि प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब बट इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द गैस, यूजुअली मर्करी वेपर बन जाते हैं, ठीक हो गया, गैस इसमें मर्करी बन जाती है, causing the gas atoms to ionize and form a mixture of positively charged ions and free electrons which emit light। मेरी बात समझ आ गई? वो गैस स्टार्ट ट्यूब से लेके वो असल में प्लाज्मा की है कि गैस स्टार्ट ट्यूब में जो गैस बड़ी होती है, जब आप हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक हो गया, उसमें क्या होता है कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो आयनाइज हो जाते हैं, तो फिर जो अंदर जो गैस स्टार ट्यूब है या जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर पॉजिटिवली आयन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर जो होता है ना वो पूरा होता है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। उसे कहते हो प्लाज्मा। ओके, लिख लेते हैं फ्लोरोसेंट का मतलब यही है, फ्लोरोसेंट ट्यूब का मतलब ये कि वो रोशनी देगी, उसके वजह से उजाला प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स वी स्टडी इन द बायोकेमिस्ट्री आर ऑर्गेनिक इन नेचर, वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कहते हैं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए जी बायोकेमिस्ट्री में ना जो भी रिएक्शन जो भी चीज करोगे ना वो ऑर्गेनिक वाली होगी, क्योंकि सारा जो ऑर्गेनिज्म है ना, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी है, उनके अंदर इनऑर्गेनिक वाला मटेरियल नहीं है। अब इनऑर्गेनिक वाला मटेरियल जब जाता है ना तब उनको बीमारियां होती हैं या उनको कैंसर हो जाता है, ये इस तरह होता है। अब इनऑर्गेनिक वाला मटेरियल जो होता है ना ये हैवी मेटल्स होते हैं, लेड हो गया या कोई आयरन की पॉइजनिंग या लेड की पॉइजनिंग, आपने सुना होगा आर्सेनिक पॉइजनिंग, जहाँ बोल रहे हैं कि भाई किसी ने किसी को आर्सेनिक खिला दिया, मतलब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल किसी ने खिला दिया तो उसकी पॉइजनिंग होगी, आर्सेनिक पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, ये आपने नाम सुने हुए हैं कि लेड पॉइजनिंग मतलब क्या है कि लेड जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर किसी ने लेड खिला दिया उसको, लेड इनऑर्गेनिक है, वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी से बिलोंग नहीं करता, हमारी बॉडी का मिलता जुलता मटेरियल नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर उसको नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर हिस्सा नहीं है, ठीक हो गया, उसकी वो ऑर्गेनिक नहीं है तो वो हमारे काम का नहीं है, वो हमारे पॉइजनिंग काज करेगा। अब देखिए जी बायोकेमिस्ट्री समझ लें कि अब ऑर्गेनिक के जो सारे रिएक्शंस है ना वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर अप हो जाते हैं जी, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कवर अप हो जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ा जाइंट है और बायोकेमिस्ट्री उसका एक छोटा पॉन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर नहीं भी होती हैं लेकिन वो कार्बन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, सारे रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं काफी होते हैं लेकिन सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही होती हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शन कोई भी नहीं होता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री का
समझ लें कि बायोकेमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री सारे रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री के जो है ना वो ऑर्गेनिक वाले ही होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री के नहीं होंगे। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा है, बायोकेमिस्ट्री उसका छोटा सा हिस्सा है। इतनी बात समझ आती है? ओके सर, अब क्वेश्चन का आंसर जो है, because organic chemistry focuses on the study of the carbon-based compounds, while biochemistry is the study of the organic molecules in the living organism and their processes, including proteins, enzymes, and DNA. देखिए जी, biochemistry बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन, प्रोटीन, डीएनए वगैरह सब कुछ है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर ऑर्गेनिक मतलब बायो कार्बन बेस्ड जो रिएक्शंस है ना वो सारे रिएक्शंस पड़ी होती हैं। जो स्ट्रक्चर वगैरह मॉलिक्यूल जो बन जाता है ना, देखिए जी आपने एक रिएक्शन किया उसके बाद चीज बनी, उसको स्टडी करना कि यार ये कैसा एक्ट करेगा, ये हमारी बॉडी के अंदर वो है चीज, तो उसको असल में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, बायोकेमिस्ट्री में आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी तो पढ़ते हो जी। अब वो भी तो एक ऑर्गेनिक, वो भी तो रिएक्शन है। जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई है, हम थोड़ा सा इस आंसर को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक हो गया? ओके, हम इस आंसर को ऐसे चेंज करेंगे कि वो अपने मुताबिक आ जाए, बिल्कुल सही हो जाए। Most of the molecules we study in the biochemistry are organic in nature. Where does the difference exist in the organic chemistry and biochemistry of the plants? Okay. Organic chemistry focuses on in the बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स और उनके रिएक्शंस या उनकी सिंथेसिस जो बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं या उनके रिएक्शन कैसे बनते हैं, उनके रिएक्शंस पढ़नी है, वो बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। फोटोसिंथेसिस वगैरह ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। आपने सिर्फ ये इतना गलत लिखा हुआ है कि यदि आप सिर्फ बायोमोलिक्यूल जो होते हैं ना उनके स्ट्रक्चर को पढ़ लो तो वो बायोकेमिस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कर्व साइकिल, आपको फोटोसिंथेसिस, आपको सारे जो पूरे जो केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे के सारे आते हैं, वो हो रहे हैं अंदर नहीं हो रहे हैं हमें नहीं पता, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहे हैं, हमने पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर वो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव बेस रिएक्शन है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हमने वो पढ़नी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है या उनसे जो प्रोडक्ट बन रही है बायोमोलिक्यूल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डीएनए वगैरह, ये हमने पढ़ने हैं सिर्फ। इतनी बात बोला कि यहाँ पे इनका डिफरेंस है। ओके, यहाँ पर एक लाइन में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है ना, हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम ओनली दोज रिएक्शन स्टडी करते हैं व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैपेंस टू बी अ ऑर्गेनिक नेचर। मतलब जो सारे ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिएक्शन पढ़े होते हैं ना हमने बायोकेमिस्ट्री के, तो वही पढ़नी है। अब वो अल्लाह बोलो वो सारे रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर। क्या होती है? ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सारे रिएक्शन पढ़ने हैं जो कि ऑर्गेनिक वाले होंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेस पे होंगे, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं नहीं होते, हमें से मसला नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़ा जायंट है और जो बायोकेमिस्ट्री उसका सबसेट है। ठीक हो गया? इसकी बात समझ आती है? सबसेट का मतलब सब जहां पे मतलब उसका हिस्सा है। बायोकेमिस्ट्री पार्ट कह सकते हो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, लेकिन कुछ रिएक्शन बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐसे भी हमें पढ़ने पड़ जाते हैं उनके बाद, जैसे लेड पॉइजन जो हमारी बॉडी के मटेरियल नहीं होती है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इनऑर्गेनिक वाले भी पढ़ने पड़ जाते हैं हमें। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ना मोस्टली हम ऑर्गेनिक वाली नेचर ही होती है मोस्टली। ओके, अब डायमंड जो होता है ना उसकी कीमत डायमंड मॉडल में नहीं होती। अगर आपको डायमंड मिल भी जाएगा इतना बड़ा इतना मिल जाए, मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है। डायमंड जो छोटा या बड़ा डायमंड होता है उसकी एक वैल्यू अलग होती है।
लेकिन असल में डायमंड की वैल्यू या उसकी जो कीमत है ना वो उस पे कटिंग एज लगाने से बढ़ती है। डायमंड को कितने कट्स मारोगे ना आप, उसका जो चमकने का जो उसकी जो चमक है ना, जो उसकी जो ब्रिलियंस है ना, जो उसकी जो मतलब कि ब्यूटिफिकेशन जो उसकी जो जो खूबसूरती है ना वो ज़्यादा बढ़ती है। अगर तो डायमंड आपको मिल गया पूरा, वे आप उसके कट्स बड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल कर सकते हो। एक डायमंड आपको मिला है ऐसे, इसको आप बस ऐसे ही कर सकते हो, और आपको डायमंड मिला है ऐसे, आप इसको मतलब ये और इस वाले में फर्क है, इस पे ज्यादा मैन मेड प्रोसेस हुई है, इस पे ज्यादा मैन मेड प्रोसेस हुए हैं, इसलिए इसकी ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे आप अब इस पे आप एक हद तक कर सकते हो, और ज्यादा करोगे तो क्योंकि हर बड़ी कटिंग करोगे तो कुछ ना कुछ डायमंड का हिस्सा जाया हो जाएगा, कटिंग से कुछ ना कुछ तो जाया हो ही जाएगा ना। आप कट लगा रहे हो, हेड लगा रहे हो, बेशक उसकी शेप बना रहे हो। इसकी एग्जांपल छोटी सी वो लेते हैं कि जो लोग काम करते हैं, बड़ा सा कोई चीज लेते हैं, उसके ऊपर कट शेप लगा के उसके बड़ी तस्वीर से कोई चीज बना लेती है, तो जो कट शेप लगा के वो जो सारा पेस्ट होता है ना, तो डायमंड में भी आप कट शेप लगा के जो फाइनल शक्ल जो बनाते हो ना वो उसकी वैल्यू होती है। जो शुरू में आपको मिलता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। ऑब्वियसली उसकी जो शुरू में मिलता है वो होगा तो अगला भी होगा, उसकी वैल्यू शुरू में जो मिलती है उसकी कम होती है, लेकिन जो प्रोसेस वगैरह जब हो जाती है तो वो वैल्यू ज्यादा हो जाती है, लाख करोड़ टाइम ज्यादा हो जाती है। इतनी बात समझ आती है? ओके, इन्वेस्टिगेटिव जो है ना वो 2 क्वेश्चन है, और कंस्ट्रक्टिव हमारे 1 से 2 3 4 5 कंस्ट्रक्टिव और 2 वो रहते हैं। इसके अलावा हमारा कुछ कवर अप हो गया, हो सकता है कल